आई रिपीट, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम थोड़ा सेनवैट के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। फ्यूचर जीएसटी कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा सेनवैट क्रेडिट रूल्स में जैसे ये भी एक वैट सिस्टम है, ये भी एक वैट सिस्टम है जो सेंट्रल लेवल पे, ऐसा समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है तो भाई भाई, क्योंकि गवर्नमेंट है, पर वो कहते हैं तू तेरा मैं मेरा, TTMM, मतलब मैं क्रेडिट दूंगा पर मेरे वैट की दूंगा और तू तेरे क्रेडिट दे तेरे टैक्स के दे। जैसा सेंट्रल लेवल पे एक्साइज, सर्विस टैक्स। बेटा प्लीज बात मत करो, दिस इज माय लास्ट इंटीमेशन। इसके बाद अगर कोई पकड़ा गया तो फिर तो वो है मैं हूं। हाँ तो नॉर्मली बेटा इंडिया में फेडरल सिस्टम है और फिलहाल स्टेट में गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल पे अलग होती है। दोनों एक मेक के टैक्स को क्रेडिट देने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं तू जो टैक्स लेता है तू उसके सेट ऑफ दे, मैं जो टैक्स लेता हूं मेरे सेट ऑफ मैं उसमें से दूंगा। इसलिए जब हमने वैट पढ़ा तो वैट के अगेंस्ट में एक्साइज के सेट ऑफ नहीं मिले क्योंकि सेंट्रल ने लिए थे। वैट के अगेंस्ट में CST के सेट ऑफ नहीं मिले, इवन दो CST स्टेट था पर सेलर स्टेट ने लिया। वैट के अगेंस्ट में कस्टम ड्यूटी के सेट ऑफ नहीं मिले। तो क्यों? क्योंकि वैट स्टेट का कलेक्शन और वो कहते हैं हम हमारे आउटपुट टैक्स में हमारी ही टैक्स का क्रेडिट देंगे, खत्म। सेंट्रल वालों ने लिया है, सेंट्रल वालों से सेट ऑफ मांगो। पर बेटा सेंट्रल वालों से सेट ऑफ तब मांगा जाएगा जिसे हम सेनवैट कहेंगे। सेट ऑफ उस तब मांगा जाएगा जब हमारे आउटपुट टैक्स में भी सेंट्रल टैक्स होंगे। थोड़ा एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा आज, थोड़ा बेसिक ही है जीएसटी, और एक डेफिनेशन हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशन सेनवैट की। सेनवैट स्टार्ट करेंगे उसमें कि एक ही डेफिनेशन आज होगी, वो है कैपिटल गुड्स की। नहीं, यहां पे भी वही आएगा बेटा, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट, क्योंकि वैट बेसिक है, वैट बच्चा है, सेनवैट फादर है। तो यहां पे सेनवैट की बेसिक फंडामेंटल जो प्रोविजंस है आपके आईपीसी लेवल पे इंस्टीट्यूट ने रखी है, पर इंस्टीट्यूट को ये बात समझ गई। थोड़ा मैं इसके बारे में और एक जानकारी दूं कि सेनवैट जस्ट बेसिक रख के बच्चों को समझना है नहीं। रीजन ये है, रियली बताता हूं, जो आपके सिलेबस में रखा ना, ओके, बस ओवरऑल समझना है कि हाँ ऐसा ऐसा है, पर जो सेटिस्फैक्शन आता है कि यार हाँ ये अब एंड तक समझ गया, वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। क्योंकि सेनवैट पूरा फाइनल लेवल पे, और मैं 13 सेशंस लेता हूं और एक सेशन 3.5 आवर का होता है फाइनल लेवल पे। यानी लगभग सेनवैट पे ही हमारा डिस्कशन अगर आप कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स के आसपास जाता है। ओके, और आईपीसी लेवल पे जो उन्होंने बेसिक रखा है उससे स्कीम समझ में आ जाती है, पर जो लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं है। दूसरा बेटा, हाँ, जैसे वैट में मैंने आपको हर बात पे कन्विंस किया क्योंकि वैट आईपीसी में ही है और पूरा है, CST आईपीसी में और पूरा है। एक्साइज का बेसिक है, पर बेसिक एटलीस्ट पूरा तो भी रखा है उन्होंने। सेनवैट की बड़ी गड़बड़ है। इसलिए बेटा यही ऐसा मॉड्यूल होएगा सेनवैट जिसमें मैं आपको फ्रैंकली कह देता हूं कि कोशिश करूंगा पर फुल सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, वो फाइनल में ही आएगा, फाइनल में ही आएगा। पर चलो जितना भी दिया है वो अच्छे से पढ़ते हैं। आउट ऑफ 50 मार्क्स सेनवैट पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इजी होते हैं, डोंट बॉदर फॉर दैट। जितना रिक्वायर्ड है उतना हम डिस्कस करेंगे, और आपको कोई ऐसा मुझे मतलब जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें
आपको कोई ऐसा हार्ड नहीं जाएगा। पर मैं आपको एक बात कह दूं, आज नहीं लाया होगा तो भी याद से आप कल से सर्विस टैक्स का नोट्स लेके आना, क्योंकि सेनमैट 2 टैक्स का क्रेडिट है, एक्साइज और सर्विस टैक्स का। तो सर्विस टैक्स के कई कई रेफरेंस मैं लूंगा नोट्स में से, तो वो आपको हेल्प करेंगे कंसेप्ट को समझने में। जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, हमने लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाई थी, रोड से बस, ऑटो रिक्शा, मीटर कैब, कुछ थोड़ा डायग्राम क्लिक थोड़ा हाँ हाँ हाँ, ओके, रेलवे, एसी क्लास, फर्स्ट क्लास, नेगेटिव लिस्ट। तो ऐसे में रेफरेंसेस लूंगा, पेज नंबर के साथ लूंगा। भूल गए तो कोई बड़ी मतलब कोई आपने बड़ा पाप नहीं कर दिया, भूल गए तो वो तो होता है, भूलते हैं, पर बस टच में रहो। एटलीस्ट कभी कोई मूड हुआ तो नहीं टेक्स्ट पढ़ना है तो पिक्चर तो देख लो कि ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था, इनफ। और ख्याल रखना एग्जाम के आधी घंटे पहले चांस है, बार बार देखते जाओ, कुछ हुआ नहीं याद आया तो भी देख लो। सीए में लर्न करने से ज्यादा देखना और प्रेजेंटेशन और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस आता हूं। तो सेनमैट क्रेडिट रूल्स में बेटा थोड़ा पहले एक बेसिक में समझा देता हूं, फिर आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जीएसटी कैसे आएगा और उस सभी प्रॉब्लम जीएसटी में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। सेनमैट में बेटा यहां पे एक मैन्युफैक्चरर का मैं एग्जांपल लूं, स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप मिस मत करना। ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और ये किसी और मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा है। समझ लो ये मैन्युफैक्चरर M0 और ये M1 गुड्स खरीद रहा है। ध्यान से सुनना, ये मैन्युफैक्चरर जब गुड्स बना रहा है, गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, और इसका फाइनल प्रोडक्ट इसका रॉ मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल है बेटा। होता है जैसे इसने फैब्रिक्स बनाया, फैब्रिक्स उसका फाइनल प्रोडक्ट है पर इसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये शर्ट बना रहा है, ये फैब्रिक्स यूज करके क्या बना रहा है, शर्ट बना रहा है। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में M0 मैन्युफैक्चरर जब फैक्ट्री से गुड्स रिमूव करेगा फॉर सेल तो इनवॉइस बनाएगा बेटा। इनवॉइस मेथड, वही मेथड समझ के चलना, सेनमैट में इनवॉइस मेथड ही है। इनवॉइस बनाएगा और ये इनवॉइस में प्राइस ऑफ द गुड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर एक्साइज लगाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। पहला टैक्स लगेगा एक्साइज। एक्साइज बेटा 1000, अगर आपको याद होगा तो एक्साइज इज पेबल एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री या रिमूवल फ्रॉम वेयर हाउस। तो जब फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मुझे, जब फैक्ट्री से रिमूव हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिमूवल एक्साइज लगेगी। और हमने सेल भी किया है, सेल किया इसलिए वैट भी लगेगा, वैट भी लगेगा। एक्साइज और वैट ये 2 टैक्स लगेंगे। वैट लगाते टाइम एक्साइज ऐड हो जाती है, यानी 11,000 पे समझ लो वैट 4% है, अज्यूम 4% या 5%, तो 11,000 का 4% कितना आएगा, 440, तो वैट 440 लग जाएगा। और ये सेलर जो मैन्युफैक्चरर है, ये सेलर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने बिल में 2 टैक्स लगा के भेजेगा। इनवॉइस मेथड है, वैट में भी और सेनवैट में भी। और सेनवैट में भी इनवॉइस मेथड है, मतलब ही आपको एक्साइज बिल में अलग से बताना है और लगा हुआ वैट भी अलग से बताना है। एक एक लाइन ध्यान से सुनना, नॉट ओनली इन आईपीसी, फाइनल में भी बहुत काम आएगी। और नॉट ओनली इन फाइनल, चार्टर्ड बनने के बाद
या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस बनने के बाद भी बहुत काम आएगी, जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे बेटा 2 टैक्स लग के आएगा। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, अपना वैल्यू एडिशन किया, 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, समझ लो 5,000 वैल्यू एडिशन किया। अब आप मैच्योर्ड हो गए। वैल्यू एडिशन मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, यानी सिंपल वर्ड में प्राइम कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अरे याद है ना। उसने अपना वैल्यू एडिशन, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव सब ऐड करते गया। फिर उसने फिनिश गुड्स बनाया, शर्ट। अब बेटा शर्ट फिनिश गुड्स बनाया तो हम इंडिया में एडिशन मेथड यूज नहीं करते, सेनवैट में भी एडिशन मेथड नहीं है कि जितना इसने ऐड कर दिया उस पे सेनवैट पे कर दो। एक्साइज नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया तो एक्साइज भी सेल्स वैल्यू पे लगती है, कॉस्ट पे नहीं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स, जिसमें हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए, धर्मदा ऐड कर दो, इरेक्शन ऐड कर दो, डिजाइनिंग ऐड कर दो, सब प्राइस में ऐड कर दो, व्हाट एवर द एक्स्ट्रा टेकन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। तो हम एक्साइज भी इनवॉइस प्राइस पे लगाते हैं, सेल प्राइस पे लगाते हैं। और सेल जब प्राइस बनती है तो आप अब मैच्योर हो जाओ, जब हम सेल्स वैल्यू निकालते हैं तो परचेज भी ऐड करते हैं, जब हम सेल्स वैल्यू निकालते हैं तो परचेज भी ऐड करते हैं। तो बेटा अगर ये मैन्युफैक्चरर परचेसेस उसकी 10,000 है, समझ लो परचेसेस 10,000 है और 5,000 क्या वैल्यू एडिशन, तो उसकी सेल प्राइस यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई 15,000, ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई 15,000। अब बेटा ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15,000 है, इसके ऊपर एक्साइज लगेगा, समझ लो अज्यूम 10%, एट द रेट 10% रेट एक्साइज, यानी कितना हो गया 1500। और बेटा ये सेल भी कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर वैट भी लगेगा, यानी 16,500, और उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, वैट। तो ये जो वैट लगाया जाएगा समझ लो एट द रेट 4%, तो समझ लो कितना 660 वैट लग जाएगा। अब देखो इसकी परचेस और इसकी सेल, परचेस पे इनपुट टैक्स लग के आया और सेल्स पे आउटपुट टैक्स, इतनी मैच्योरिटी तो आ गई आपके ऊपर, अरे आए ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, एक एक लाइन सुनना, बात करने के लिए ब्रेक चाहिए तो 10 मिनट बाद दे दूंगा, पर मुझे भी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बेटा अब क्या हुआ, अब 2 टैक्स लग गया है। अब कैसा होता है इंडिया में, जब कोई गुड्स बनता है और कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो सेंट्रल कहता है मुझे भी चाहिए, और स्टेट कहता है मुझे भी चाहिए, और लोकल अथॉरिटी एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स, वो भी कहता है मुझे भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में 3 गवर्नमेंट एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कॉर्पोरेशन लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, इज इट लेवल। तो ऐसे केस में लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तीनों भी बिजनेसमैन को लूट लेते हैं। वो कहता है मुझे भी चाहिए, वो कहता है मुझे भी चाहिए, वो कहता है मुझे भी चाहिए। इज इट क्लियर। अब बेटा मेरे इनपुट टैक्स में एलबीटी नहीं लिया, क्योंकि एलबीटी के क्रेडिट मिलते भी नहीं है, छोड़ दो उसको, दिमाग भी मत लड़ा, ठीक है। मैं 2 टैक्स ले रहा हूं, कौन सा, एक्साइज, ओके, रियल्स। अगर आप बिजनेसमैन को देखो तीसरा टैक्स भी लगता है इसमें, और उसको कहते हैं हम लोकल बॉडी टैक्स या ऑक्ट्राय, एक तो ऑक्ट्राय कहा जाता है या एलबीटी कहा जाता है। इज इट क्लियर। पर ठीक है मैं 2 ही ले रहा हूं, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का, ठीक है। अब ये 2 टैक्स लग के आया बेटा। अब यहां पे देखिएगा मैन्युफैक्चरर के आउटपुट में भी 2 टैक्स है, आउटपुट में एक एक्साइज है और वैट है। तो ऐसे केस में सेनवैट मतलब क्या, ये सेंट्रल और ये स्टेट, तो सेंट्रल वाला वैट का क्रेडिट सेंट्रल वाले वैट में मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, मतलब सेंट्रल में भी वैल्यू एडिशन पे, यानी एक्साइज भी वैल्यू एडिशन पे ही आएगी। मेरे को समझ में आ रहा है, यानी एक्साइज सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी एक्साइज भी वैल्यू, यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो आउटपुट टैक्स में जो एक्साइज लग रही है
ओके, किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो एक्साइज में भी आपको जो इनपुट टैक्स में क्या लग के आया? एक्साइज। इनपुट टैक्स में एक्साइज लग के आया, उसका क्रेडिट मिल जाता है। यानी एक्साइज भी आपने जो वैल्यू एडिशन किया उस पर ही लगेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और दूसरा स्टेट वाला बेटा, स्टेट वाला वैट। ओके, मतलब क्या? आपके इनपुट टैक्स में जो स्टेट का वैट लग के आया, उसका क्रेडिट किस में मिल जाएगा? वैट में मिल जाएगा, उसका क्रेडिट वैट में मिल जाएगा। तो नो डाउट सेंट्रल वाला टैक्स, मतलब क्या होता है? सेंट्रल कहता है मेरा टैक्स मेरे में एडजस्ट करो, और स्टेट कहता है मेरा टैक्स मेरे में एडजस्ट करो, मेरा टैक्स मेरे में एडजस्ट करो। फिलहाल तो दो गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स ले रही है, और वो दोनों गवर्नमेंट उनके जो आउटपुट टैक्स है बेटा, उनके आउटपुट टैक्स में एडजस्ट करके दे रही है। इज इट क्लियर? अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे, इसके आगे तो यहां हमने वैट मैकेनिज्म पे सब पॉलिसी देख ली थी। अगर आपको याद होगा तो वैट कैसे चलता है, वैट पे हमने हर पॉलिसी देख ली थी कि स्टेट लेवल अपना सिस्टम कैसे चलाएगा। स्टेट लेवल 2 मिनट में सब पॉलिसी डिसाइड बता देता हूं। आउटपुट टैक्स वैट में सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पहली पॉलिसी थी। उसके बाद में हम वेरिएंट्स में दोनों क्रेडिट देने के लिए रेडी है। कौन से? कंजम्पशन वेरिएंट में कैपिटल गुड्स के भी देंगे, कैपिटल गुड्स पे जो वैट लगा उसके देंगे, वैट लगा बस वैट के ही देंगे। अरे समझ में आ रहा है? और तीसरा इनपुट पे वैट लगा उसके भी देंगे। हाँ, आप ये वैट के क्रेडिट वैट में भी यूज कर सकते हो और हमारे सीएसटी में यूज कर सकते हो, क्योंकि सीएसटी हमारा रेवेन्यू है। पॉलिसी, अरे याद आया ना? दूसरा हम मेथड इनवॉइस मेथड यूज करेंगे। मतलब आप सेल्स वैल्यू निकालोगे, सेल्स वैल्यू में हमें स्टेट लेवल पे देखो, हमें एक्साइज से कंसर्न नहीं है, हमें हमारे टैक्स से कंसर्न है। आप सेल्स वैल्यू निकालोगे, वैट निकालोगे, अरे आया ना? और वैट के अगेंस्ट में आप क्रेडिट लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे। फिर नेक्स्ट पॉलिसी, कौन सी परचेसेस एलिजिबल है, कौन सी परचेसेस नॉट एलिजिबल है। अरे याद आया ना? तो हमने ऐसी बहुत सी पॉलिसी। फिर अगर एग्जम्प्टेड होगा तो क्या होगा, जीरो रेटेड होगा तो क्या होगा? कुछ याद आया क्या? तो हमने हर पॉलिसी पे पर स्टेट लेवल पे डिस्कस किया। अब वही हमको किसके लेवल पे डिस्कस करना है? सेंट्रल लेवल। अब सेंट्रल वाला क्या कहता है? सेंट्रल वाला कहता है ओके, हमारे एक्साइज में भी आपको हम क्रेडिट देंगे, पर ये एक्साइज में हम आपको एक्साइज का ही क्रेडिट देंगे, वैट का नहीं, वैट का नहीं। वैट वाला वैट मिलो, एक्साइज वाला एक्साइज। इज इट क्लियर? तो अब हमें सेनवैट पढ़ना है। तो सेनवैट में भी वही पॉलिसी पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स। यानी एक्साइज के लिए इनपुट यानी क्या, कैपिटल गुड्स यानी क्या, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट कैसे लेना। जैसे वैट में कैपिटल गुड्स का 36 मंथली इक्वल इंस्टा, पर वो वैट में। तो सेंट्रल की क्या पॉलिसी है कैपिटल गुड्स पे, वो देखना है। अगर आपने गुड्स यूज नहीं किए, रिमूव कर दिए, तो क्या पॉलिसी है, वो देखना है सेंट्रल लेवल पे। अब एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं। बेटा मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया आपको? सेंट्रल वाला सेंट्रल में एडजस्ट होगा, स्टेट वाला स्टेट में एडजस्ट। पर मुझे बताओ, एक क्वेश्चन अभी से, एक डोर अभी से बांधनी है मुझे। अगर ये डोर अभी बांध दी तो आगे बहुत काम में आएगी। पर बेटा एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में मिलेगा, पर एक्साइज में तब मिलेगा जब आपके आउटपुट में एक्साइज होगा। अरे आया ना? आपके आउटपुट में एक्साइज होगा तब क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके आउटपुट में एक्साइज नहीं होगा तो क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट डज नॉट अराइज। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमने ट्रेडर का जब कंपटीशन किया वैट में, तो उसके आउटपुट में वैट ही था, तो एक्साइज ऐड कर दिया था, क्योंकि उसके आउटपुट में एक्साइज था ही नहीं। क्योंकि एक्साइज किसके आउटपुट में आता है? जो मैन्युफैक्चरर है। आया ना? जो मैन्युफैक्चरर है उसके आउटपुट में एक्साइज आता है। अगर मैं सिर्फ ट्रेडर हूं तो ट्रेडर को सिर्फ वैट लगता है, तो वैट लगता है यानी वो खरीदी करेगा मैन्युफैक्चरर से,
तो एक्साइज लग के आएगा पर उसके आउटपुट में एक्साइज नहीं है। अगर उसके आउटपुट में एक्साइज नहीं है तो फिर उसने जो परचेसेस पे एक्साइज दिया वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। परचेसेस पे जो कस्टम ड्यूटी दिया वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। परचेसेस पे सीएसटी दिया, सीएसटी तो सेंट्रल का नहीं है पर सेलर स्टेट का है, इसलिए कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो फिर से डोर बांधेंगे। कौन सी? ध्यान से देखो, कहां गया? फिर से बेटा एक डोर बांधेंगे। क्या? एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा आपको, पर एक्साइज का क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके आउटपुट में एक्साइज होगा, एक्साइज होगा। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है, मुझे सभी यहां इन्वॉल्व होकर बताएंगे। मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट शीट और सेल्स वैल्यू निकालना है, कॉस्ट शीट बनाना है और सेल्स वैल्यू निकालना है। मेजर एलिमेंट कॉस्ट शीट के मुझे बताइए। ओके, पहला डायरेक्ट मटेरियल। एक मिनट, अगर आप आज सीरियस नहीं होगे तो फिर चले जाओ क्लास से। मैं इन बिटवीन, आप चाहोगे तो मैं 5 मिनट सॉन्ग ब्रेक ले लूंगा, पर बीच में बात नहीं करोगे। और आपको अगर इन बिटवीन ब्रेक चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक भी दे दूंगा। पर टुडे आई नीड दैट सीरियसनेस, एटलीस्ट 4 डेज मुझे अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं तो बेटा भगाना है और दौड़ाना है तो मैं तो आईडीटी 2 दिन में पढ़ा दूं। आपकी कैपेसिटी है क्या? ओके, तो यहां पे सुनिए, डायरेक्ट मटेरियल। एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ये मटेरियल आपका सेल है या आपने खरीदा होगा? अब आपने मटेरियल जब खरीदा होगा बेटा तो 2 टैक्स लग के आया होगा। आपके प्राइम कॉस्ट में मटेरियल खरीदा होगा तो 2 टैक्स लग के आया होगा। बताओ कौन से 2 टैक्स लग के आया होगा? एक्साइज लग के आया होगा और दूसरा वैट। एक मैन्युफैक्चर है। चलो एक एक एलिमेंट लेते बेटा, यानी उसके परचेसेस जो डायरेक्ट मटेरियल है, इनपुट्स है, ओके, उसमें एक्साइज और वैट लग के आ गया ना। दूसरा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बेटा, लेबर मतलब कौन होते हैं? बाहर से बुलाए हुए आपके एम्प्लॉय होते हैं। तो लेबर मतलब आपने वेजेस और सैलरी दी होगी। तो ये जो प्लीज, तो लेबर ने आपको जो आपने वेजेस पेमेंट किया या सैलरी पेमेंट किया तो लेबर ने आपको कोई टैक्स नहीं लगाया होगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जब आप कुछ खरीदते हो तो कैसे टैक्स लग के आते हैं, और जो टैक्स लग के आते हैं उसके क्रेडिट कैसे मिलता है। आया ना? ओके, तो आपने डायरेक्ट मटेरियल खरीदा, एक्साइज और वैट लग के आया। आपने लेबर खरीदा, लेबर खरीदा नहीं, आपका ही होता है, लेबर आपका एम्प्लॉय होता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं? लेबर तो सर्विस दे रहा है ना, लेबर तो सर्विस देना है। सर्विस की डेफिनेशन याद करो, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। कुछ याद आया क्या? हाँ, ये आपका एम्प्लॉय है, इवन दो ये आपको सर्विस दे रहा होगा, पर ये सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता है और ये आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये विदाउट टैक्स है, ये विदाउट टैक्स है। फिर तीसरा क्या लेते हैं बेटा आप? डायरेक्ट ओवरहेड और एक्सपेंसेस। अच्छा, कोई 1-2 एलिमेंट बताओ डायरेक्ट ओवरहेड और एक्सपेंसेस के। रेंट फैक्ट्री का, चलो फैक्ट्री का रेंट, और 1-2 पैकिंग मटेरियल। चलो डायरेक्ट पैकिंग जो लगती है, एक मिनट, डायरेक्ट पैकिंग जो लगती है, और बेटा डेप्रिसिएशन यहां नहीं लेते प्राइम कॉस्ट में। हाँ, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट होगी, मोल्ड वगैरह की तो बात अलग है, पर और दूसरा कोई और ओवरहेड है?
जो डायरेक्ट फैक्ट्री से कंसर्न रखता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा। चलो एक मिनट, मुझे कंसेप्ट क्या बताना है, प्लीज 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 रुको। अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली होगी तो जिसने रेंट पे दी होगी उसने सर्विस टैक्स लगाया होगा, हाँ या ना? अच्छा, जिसने रेंट पे दी होगी उसने सर्विस टैक्स लगा होगा, क्योंकि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग निगेटिव लिस्ट में है। यानी एक था सर्विस प्रोवाइडर, उसने अपनी फैक्ट्री आपको रेंट पे दी, उसने तो सर्विस दी। तो बेटा ये बताइए कि उसने जो आपको रेंट लगा के दिया है तो वो कौन सा टैक्स लगा के देगा आपको? एक्साइज लगा के देगा या सर्विस टैक्स लगा के देगा? सर्विस टैक्स लगा के देगा, बिकॉज सर्विस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? तो बेटा ऐसे केस में सर्विस टैक्स लग के आया। अच्छा ये बताइए कि सर्विस टैक्स ये सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है? कोई स्टेट बोल दे, मैं ले लूंगा चुल्लू पर पानी। तो वेट, सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स है? सेंट्रल टैक्स है। तो इसका मतलब मेरे परचेसेस पे 2 सेंट्रल टैक्स लग के आते हैं। एक अगर गुड्स की परचेस होगी, रिटेक, अगर गुड्स की परचेस होगी तो एक्साइज, अरे आया ना, और अगर सर्विस की परचेस होगी तो सर्विस टैक्स लग गया। 2 सेंट्रल टैक्स लग के आते हैं। तो 2 सेंट्रल टैक्स, दोनों सेंट्रल है, दोनों ओके। तो अब यहां पे तो दो सेंट्रल टैक्स है। अब सुनिए, अब ये तो ही मेरी प्राइम कॉस्ट, अच्छा पैकिंग मटेरियल खरीदा, डायरेक्ट पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग मटेरियल है मतलब गुड्स है, अरे आया ना, गुड्स खरीदा होगा तो और 2 टैक्स लग के आएंगे। बताओ कौन से 2 टैक्स लग के आएंगे? एक्साइज और वैट। मतलब जब आप खरीदते हो तो कोई ना कोई टैक्स तो लग के आना ही है। गुड्स हो गए तो 2 टैक्स, सर्विस होगी तो 1 टैक्स। इज इट क्लियर? ये 2 मिनट। तो ये सब ऐड करके आपकी बनेगी क्या बेटा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट नहीं, मैं आज ये आधी घंटा कॉस्ट शीट पे डिस्कशन लेने वाला। जिसको ये समझ गया ना वैट उसके लिए हार्ड है, ना सेन वैट उसके लिए। जिसको ये बात समझ गई कि जब वो परचेस करता है तो 2 टैक्स लग के आते, एक सेंट्रल का एक स्टेट का। चलो अब प्राइम कॉस्ट के बाद बेटा फैक्ट्री कॉस्ट आती है, है ना? तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी हो गए, अब बेटा फैक्ट्री ओवरहेड जो भी आपके हो गए, ओवरहेड, ये फैक्ट्री ओवरहेड में हो सकता है आपने सर्विस खरीदी होगी या गुड्स खरीदा होगा? सर्विस खरीदी होगी या गुड्स खरीदा होगा? अगर सर्विस खरीदी होगी ओवरहेड में तो क्या लग के आएगा? सर्विस टैक्स। और अगर गुड्स खरीदा होगा तो एक्साइज या वैट, एक्साइज और वैट। फिर आपकी आती है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अब बेटा ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आई आपकी, ध्यान से सुनो, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आई, ओके, यहां उसके बाद में ध्यान से सुनो, उसके बाद में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ओके आपने एडवर्टाइजमेंट करवा के लिया। अच्छा बताओ, किसी से एडवर्टाइजमेंट करवा के लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ओके, तो आपने गुड्स खरीदा या किसी की सर्विस खरीदी? क्या लग के आएगा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लग के आएगा। आपने कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस में 2 बातें हो सकती है। ऑफिस एक्सपेंसेस में आपने गुड्स खरीदा होगा या सर्विस खरीदी होगी। ऑफिस में स्टेशनरी खरीदा, गुड्स खरीदा। ऑफिस में आपने फर्नीचर खरीदा, गुड्स खरीदा। आपने ऑफिस में ओके अकाउंटिंग सर्विस ली, आपने अकाउंटिंग में लीगल सर्विस ली। ऑफिस में आपने ऑफिस में ओके, तो यहां आपने ऑफिस में
बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस ली, शेयर रजिस्ट्री सर्विस ली आपने, ओके ऑडिटिंग सर्विस ली आपने, शेयर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस ली, मैन पावर सप्लाई सर्विस ली, अरे आया ना, दुनिया भर की सर्विसेज लिए होगे, गुड्स खरीदे होगे, तो आपने जो सर्विस खरीदी होगी तो सेंट्रल लेवल पे सर्विस टैक्स लग के आएगा। और जहां तक मेरा नॉलेज, जब आप सर्विस खरीदते हो तो अभी सर्विस पे तो सेंट्रल टैक्स ही है, स्टेट नहीं है, सर्विसेज पे सेंट्रल, पर जब गुड्स खरीदते हो तो दो टैक्स है, एक सेंट्रल है और एक स्टेट है ना। अगर लोकल खरीदते हो, इंपोर्ट नहीं, मैंने क्या कहा, ओके, और इंपोर्ट भी करते हो तो भी दो टैक्स है, सीवीडी एक्साइज है और स्पेशल सीवीडी वैट है, अगर आपका कस्टम हुआ होगा तो। समझ में आया? तो ऐसे केस में अगर ऑफिस एक्सचेंज में गुड्स, तो जो भी है बेटा, तो आपकी बनेगी यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट होने के बाद क्या ओवरहेड ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ क्या, कैपिटल गुड्स, अब जब आप कैपिटल गुड्स खरीदोगे तो उसके ऊपर भी दो टैक्स लग के आएंगे, एक एक्साइज और एक वैट। इस पे वैट की पॉलिसी हमारी क्लियर है, बताइए वैट की क्या पॉलिसी है? वैट की पॉलिसी है 36 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में कंजम्पशन वेरिएंट। तो फिर अब हमें यह भी देखना है कि भाई वैट तो क्रेडिट मिल जाएगा, पर वैट का क्रेडिट वैट में ही मिलेगा। चलो 2 मिनट के लिए, अब बेटा मैं आपसे ही पॉलिसी फिक्स करने वाला हूं, और जितना इजी वैट है मैं सेनवैट की मेजर पॉलिसी इजी करवा के दूंगा, पर मैं ये कह देता हूं कि डिटेल डिस्कशन फाइनल लेवल में, ठीक है। अब बेटा यहां पे फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जो आएगा, ओके, उसके बाद में यहां इसमें हम क्या, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी है, ओके, यहां नहीं, वो तो ऊपर ऐड होगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड होने के बाद आएगा सेल्स वैल्यू। ये जो सेल्स वैल्यू होगी बेटा ध्यान से देखना, ये जो सेल्स वैल्यू होगी ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाई जाती है, प्राइस ऑफ द गुड्स एट विच इट सोल्ड। ये समझ में आया? अब ये सेल वैल्यू, इसे इनवॉइस वैल्यू भी कहते हैं, इसे, अरे समझा क्या, इसे इनवॉइस वैल्यू भी कहते हैं। अब बेटा ये जो सेल्स वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये जो सेल्स वैल्यू है, मैन्युफैक्चरर है, तो ये सेल्स वैल्यू पे वो 2 टैक्स पे करेगा। कौन से 2 टैक्स पे करेगा बेटा? ओके, एक पहला टैक्स पे करेगा एक्साइज, एक्साइज क्यों पे करेगा? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेस करके। और दूसरा कौन सा टैक्स पे करेगा? वैट, वैट। अब मैं आपको पिछले 8 दिनों में एक पॉलिसी तो बता चुका हूं, ये जो वैट पे करेगा बेटा, वैट के अगेंस्ट में उसने जो परचेसेस पे, मैंने क्या कहा, परचेसेस पे जो भी जहां भी वैट पे किए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ कंज्यूमेबल, अरे याद आया ना, ओके, जहां भी उसने वैट पे किए क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ, तो वैट के क्रेडिट मिल जाएंगे तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, यानी जब आप प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हो, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल रहे हो, तो कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, क्योंकि आपने कॉस्ट में ऐड किया वैट को, तो इट लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट। फिर वैट किस बात का? फिर तो वो सेल्स टैक्स हो गया। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में वैट के क्रेडिट सेपरेट हो जाएंगे, कॉस्ट अलग हो जाएगी। चलो, तो स्टेट वाला ध्यान से सुनिएगा, स्टेट वाला क्रेडिट स्टेट में मिल गया। अब बात है मेरे परचेसेस में 2 सेंट्रल टैक्स है, मेरे परचेसेस में 2 सेंट्रल टैक्स है, एक है बेटा एक्साइज, एक है एक्साइज, दूसरा है सर्विस टैक्स। एक है एक्साइज और दूसरा है सर्विस टैक्स। परचेसेस में 2 सेंट्रल है। और अगर सेल में देखा जाए तो बताओ, मैन्युफैक्चरर अगर फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, शर्ट, फैब्रिक्स खरीद के उसने शर्ट बनाया, तो शर्ट पे समझ लो शर्ट की सेल वैल्यू है, तो शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे एक ही टैक्स लगता है, क्या? एक्साइज। ठीक है, उसने गुड्स खरीद के और सर्विसेज खरीद के फाइनल प्रोडक्ट बनाया, अरे है ना, पर जब फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो उसके ऊपर एक ही टैक्स लगता है, एक्साइज।
फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने ओके रेंट पर फैक्ट्री ली, जॉब वर्कर सर्विस ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली, अरे है ना, दुनिया भर की सर्विसेज उसने, सेल्स प्रमोशन, लीगल सर्विस, अरे है ना, पर बना क्या, बना फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स आता है, एक्साइज, एक्साइज टैक्स आता है। अब सवाल क्या है, सवाल यह है बेटा कि आपके आउटपुट में एक सेंट्रल टैक्स है जिसका नाम है क्या, एक सेंट्रल टैक्स है जिसका नाम है एक्साइज, और परचेसेस में दो सेंट्रल टैक्स है, सर्विस टैक्स, सॉरी एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। चलो अब आपके परचेसेस में जो एक्साइज है वो एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में मिल जाएगा क्योंकि आपके आउटपुट में एक्साइज है। पर व्हाट अबाउट सर्विस टैक्स, अब मेन पॉलिसी पे आता हूं क्योंकि सर्विस टैक्स भी सेंट्रल है ना। अब क्या सवाल यह है कि सर्विस टैक्स का क्या, क्योंकि भाई एक्साइज तो एडजस्ट हो गई तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में लूंगा। मुझे फ्रैंकली बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा, ऑनेस्टली बताओ। अगर कोई यहां हाथ खड़े नहीं कर रहा है इसका मतलब हर बच्चे को समझ में आ रहा है। यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए, हाँ है ना। देखो आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल क्या है, सवाल यह है बेटा एक्साइज तो एडजस्ट हो जाएगा इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। सवाल है सर्विस टैक्स का, क्योंकि मेरे आउटपुट में, मैन्युफैक्चरर के आउटपुट में सर्विस टैक्स नहीं है। मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है और गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है, एक्साइज। और ख्याल रखना सर्विस टैक्स की एक नेगेटिव लिस्ट है, इफ योर प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, जॉब वर्कर याद आ रहा है, टेलर, अरे याद आया ना, अल्कोहल। तो अगर आपकी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है तो सर्विस टैक्स नहीं लगता है बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी एक टैक्स है, कौन सा, एक्साइज। तो मैन्युफैक्चर तो कर रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा, एक्साइज। सवाल ये है कि एक्साइज तो एडजस्ट हो गया, सर्विस टैक्स का क्या। क्योंकि मेरे आउटपुट में सर्विस टैक्स नहीं है, अगर मुझे सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया गया, सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया गया तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी सर्विसेज खरीदी है। मैंने प्राइम कॉस्ट में जॉब वर्क सर्विस खरीदी है, मैंने प्राइम कॉस्ट में रेंट सर्विस खरीदी है, मैंने फैक्ट्री कॉस्ट में सर्विसेज खरीदी है, मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस खरीदी है, मैंने लीगल, उस पर सर्विस टैक्स लग के आए हुए, करूं क्या। अगर मुझे सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया जाए तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और कॉस्ट में ऐड हो गया तो उसके ऊपर एक्साइज भी लग जाएगा और वैट भी लग जाएगा क्योंकि वो सेल्स वैल्यू में ऐड हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट। तो मैं सेंट्रल वाले को कह रहा हूं भाई एक्साइज भी आपका है, एक्साइज भी आपका है और सर्विस टैक्स भी आपका है। अब मेरी बात सुनना, सर्विस टैक्स भी आपका है तो, और मेरे आउटपुट में एक सेंट्रल टैक्स है, कौन सा, एक सेंट्रल टैक्स है मेरे आउटपुट में, एक्साइज। तो आप ये आउटपुट में जो सेंट्रल टैक्स है एक्साइज, उसमें दोनों सेंट्रल टैक्स से क्रेडिट क्यों नहीं देते हो, क्योंकि वो भी सेंट्रल है, ये दोनों भी सेंट्रल है। अरे आया ना, तो ये दोनों भी सेंट्रल है तो देखो इसका नाम कर देंगे सेल वैट, सेंट्रल के टैक्स। समझाया नहीं समझाया, क्योंकि एक्साइज भी आपने लिया है, सर्विस टैक्स भी आपने लिया है, और आउटपुट में जो एक्साइज आ रहा है वो भी आपका है। अब भाई आप इंडिया में कैस्केडिंग पे खत्म करना चाहते हो ना, टैक्स ऑन टैक्स, तो दो सेंट्रल टैक्स लगे हैं, दोनों सेंट्रल, दोनों, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सेंट्रल आप सेंट्रल में क्यों नहीं एडजस्ट करके देते हो, मेरे आउटपुट में एक ही सेंट्रल है पर सेंट्रल अगेंस्ट सेंट्रल। गवर्नमेंट ने कहा हाँ ले ले, जा अपनी जिंदगी जी ले, गवर्नमेंट ने कहा ले ले, जा अपनी जिंदगी जी ले। इसलिए एक मैन्युफैक्चरर को, इसीलिए एक मैन्युफैक्चरर के आउटपुट टैक्स में जो एक्साइज आता है उसमें वो 2 क्रेडिट ले सकता है। कौन से 2 क्रेडिट ले सकता है,
एक्साइज के भी और सर्विस टैक्स के भी। उसे कहते हैं सेनवैट, सेंट्रल टैक्सेस के क्रेडिट सेंट्रल टैक्सेस। इज इट क्लियर? तो वापस एक बार वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर लॉजिकली समझा दिया, नहीं तो अब लर्न करो। क्या एक मैन्युफैक्चरर के आउटपुट में जो एक्साइज आएगा उसके अगेंस्ट में वो 2 सेंट्रल टैक्सेस के क्रेडिट ले सकता है जो उसके परचेसेस में होगी ही होगी, एक एक्साइज और दूसरा सर्विस टैक्स, होगा ही होगा। तो इस तरह से सेंट्रल वाले ने अपने कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किए और स्टेट वाले ने अपने कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म किए। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये तो बात थी बेटा मैन्युफैक्चरर की। ये तो मैन्युफैक्चरर, इंडिया में 3 बिजनेसमैन होते हैं, तीन होते हैं, 3। एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर, वो भी बिजनेस करता है, और तीसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। अच्छा, तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा? मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेस, और ट्रेडर गुड्स लेता है, देता है, और तीनों बिजनेस कर रहे हैं। ये तो हमने मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट शीट देखी। ठीक है, ये तो था बेटा मैन्युफैक्चरर। अब थोड़ा तो अब ध्यान से सुनो। मैन्युफैक्चरर जो इनपुट पे एक्साइज दी गई उसका क्रेडिट ले सकता है। मैन्युफैक्चरर जो इनपुट पे एक्साइज दी गई उसका क्रेडिट ले सकता है। जो उसने सर्विसेज परचेस की थी, यानी रेंट, अरे आया ना, तो जो सर्विसेज परचेस की थी उसके सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट एक्साइज में ले सकता है। यानी आउटपुट टैक्स हमारे फॉर्मेट में आउटपुट टैक्स एक्साइज एंड आईटीसी ऑफ एक्साइज एंड आईटीसी ऑफ सर्विस टैक्स। अरे आया ना, अगर हम फॉर्मेट में देखें तो आउटपुट टैक्स एक्साइज और इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक्साइज ऑफ इनपुट्स। तो अब देखिए बेटा, वो इनपुट का क्रेडिट ले सकता है। अब उसने जो सर्विसेज परचेस की उसको एक नाम, अभी से लर्न करना, 1 मिनट। उस जो सर्विस परचेस की उसको एक नाम होता है और वो नाम होता है इनपुट सर्विस। मैंने क्या कहा? इनपुट सर्विस। तो सेनवैट में जब भी एक वर्ड आएगा, क्या? इनपुट सर्विस, मतलब ऐसी सर्विस जो उसने खरीदी, जो उसने खरीदी। ये समझ में आया? तो 2 नाम आ गए, एक इनपुट। तो जब भी मैं इनपुट कहूंगा तो समझ जाना गुड्स। अरे है ना, और जब मैं इनपुट सर्विस कहूंगा तो समझ जाना सर्विस जो परचेस किया, जो गुड्स परचेस किया। और थर्ड बेटा, थर्ड, उसने जो कैपिटल गुड्स खरीदा, क्या उसका भी क्रेडिट मिलेगा? हाँ, और बता देता हूं, अभी बता देता हूं। सेनवैट में 50-50 मिलता है, 36 नहीं, पहले साल 50 और दूसरे साल 50। बस फ्लैट है वो, पहले साल 50 ले लो, दूसरे साल 50 लो। और वैट में 36 में मिलता है, यानी 3 साल में मिलता है, यहां 2 साल में मिलता है। फर्स्ट ईयर 50 एंड सब्सिक्वेंट ईयर 50। तो अब एक मैन्युफैक्चरर 3 परचेसेस के क्रेडिट ले सकता है। इनपुट आया ना, दूसरा इनपुट सर्विस, और तीसरा कैपिटल गुड्स। इनपुट के पूरे क्रेडिट लेगा, इनपुट सर्विस के पूरे क्रेडिट लेगा, और कैपिटल गुड्स के 50-50 लेगा। इज इट क्लियर? हाँ, यहां तक किसी कोई डाउट? तो ये तो बात हुई बेटा मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर की। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर, इसलिए आगे मैं क्या कहना चाहता हूं देखिए, हाँ ध्यान से।
मैं एक सर्विस टैक्स में आ जाओ, आंखें बंद करो और कहो मैं सर्विस टैक्स में आ गया। ओके, अब सुनो 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 सुनो, सर्विस टैक्स में एक सर्विस प्रोवाइडर है। एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन विथ कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी, तो उस पर पे आउटपुट टैक्स क्या आता है? सर्विस टैक्स। आप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी कॉस्ट शीट बनाएगा। मैं सर्विस कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ठीक है, कुछ कॉस्ट शीट बनाऊंगा और मैं भी अपनी सेल प्राइस फाइनल करना चाहता हूं। कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला रहा हूं और मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट को मैंने कितनी चार्ज करना चाहिए फीस, उसकी मुझे कॉस्ट शीट और मेरी मार्जिन बता। तो वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट मेरे पास आया, मैंने कहा मेरा ओके स्टूडेंट को कितना चार्ज करना चाहिए, मैंने मेरी फीस मुझे बना के बता। तो बंदा आया, उसने कहा कि भाई यहां जो सर्विस प्रोवाइडर, वो बंदे ने एक सर्विस प्रोवाइडर, अब मेरी कॉस्ट कैसे बनाएगा वो? सर आपका जो लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल बताइए हमें आपके सर्विसेज में। मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल मुझे नोट्स लगती है, डायरेक्ट मटेरियल मुझे नोट्स लगती है। अब बेटा ध्यान से सुनो, नोट्स लगता है, ठीक है, प्लस अदर डायरेक्ट मटेरियल सर और क्या लगता है कि जो डायरेक्ट स्टूडेंट को जाता है। मैंने कहा नोट्स ही लगता है, उतना ही मटेरियल मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट को जाता है, प्लस चार्ट अगर होगे तो, प्लस नोटबुक अगर दे रहा होगा तो, ओके अरे समझा ना, प्लस बैग अगर दे रहा होगा तो। अरे कोई एकेडमी में बैग मिल जाती है, कोई एकेडमी में नोटबुक मिल जाती है, कोई एकेडमी में आपको क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब बेटा नोट्स, मैं आपको जो ये नोट्स दे रहा हूं इसके लिए मैंने पेजेस खरीदे होंगे, और मैं फ्रैंकली बताता हूं, अभी जैसे आपके जब नोट्स प्रिंट होती है तो मैंने 3000 कॉपीज एक साथ प्रिंट की। अब ये 3000 कॉपी, अरे 2 मिनट रुको, मैंने फाइनल के लिए खरीदी है, मैंने आईपीसी के लिए खरीदी है, और जो भी नोट्स हमने प्रिंट किए तो उसके लिए पेजेस मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदे और प्रिंटिंग को भेजे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। तो बेटा जो मैंने यहां पे ये जो पेजेस खरीदे हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर, और बलरामपुर पेपर मिल्स, मैं नाम भी बता देता हूं, उनसे खरीदा है जिसने पेज, ओके, तो उन्होंने जब मुझे पेजेस भेजे ये सब, अरे है ना, तो क्या लगा के भेजा होगा? एक्साइज और वैट। एक सर्विस प्रोवाइडर को क्या लगा के भेजा होगा? एक्साइज और वैट। अरे हाँ या ना, एक्साइज लगा के भेजा होगा और दूसरा वैट। अगर मैंने बैग खरीदा होगा और मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा मेरे ब्रांड नेम में, तो बताओ बैग होगा या रजिस्टर हो गए डायरेक्ट मटेरियल में, ओके, तो इस पे क्या लग के आया होगा? एक्साइज और वैट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेरी नहीं, एक एक एलिमेंट अच्छे से समझ लो बेटा, मुझे याद करोगे जब आप आर्टिकलशिप पीरियड में जाओगे कि भाई चलो वो फंडा तो भी क्लियर हमारा कि ये क्रेडिट का सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। अब दूसरा बेटा ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है मेरी, फिर एक सेकंड क्या, डायरेक्ट वेजेस और सैलरी, डायरेक्ट वेजेस और सैलरी। अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट वेजेस और सैलरी में कैसे, एक ऑफिस में स्टाफ है, एक क्लास में स्टाफ है, क्लास में सारंग, हाँ, तो अब ऐसे केस में जो यहां क्लास वाला स्टाफ है जो यहां रुकता है वो डायरेक्ट है, और ऑफिस में जो है वो ओवरहेड है। ओवरहेड यानी क्या? ओवरहेड यानी क्या? ये जो मेन एक्टिविटी चल रही है उसके लिए ओवरहेड, सर पे बैठा हुआ ऑफिस, अरे है ना। तो अब ऐसे केस में क्योंकि वो एक्स्ट्रा है पर ये चलाने के लिए वो जरूरी है, अरे हाँ ना। तो अब ऐसे केस में 2 मिनट, डायरेक्ट वेजेस और सैलरी, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट वेजेस और सैलरी जो है अब इस पे सर्विस टैक्स नहीं होगा, लेकिन बेटा थर्ड डायरेक्ट कॉस्ट में बताता हूं, फैकल्टी का कॉस्ट,
एग्जाम्पल के तौर पे आईपीसी या फाइनल में वी स्मार्ट एकेडमी में दर्शन खरे सर पढ़ा रहे, विजय सर पढ़ा रहे, सूरज सर पढ़ा रहे. नाउ दे आर नॉट माई एम्प्लॉय, दे आर नॉट माई एम्प्लॉय. वो बिल मुझे देते हैं वी स्मार्ट पे, क्योंकि मैं आपकी एडमिशन वी स्मार्ट में हो रही है. अब वी स्मार्ट में जब एडमिशन हो रही है तो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं और वो सर्विस मुझे दे रहे हैं. ये समझ में आया ना? अगर आपको सर्विस टैक्स में याद होगा तो मैंने समझा है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है. ओके, सर्विस बाय वन पर्सन टू अनदर, सब एक पे टैक्स लगाएंगे. तो यहां दर्शन सर, विजय सर, सूरज तातिया सर, दे आर नॉट माई एम्प्लॉय बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू दिस एकेडमी एंड दिस एकेडमी प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू. बट दैट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट. मैं उनको जो पेमेंट करूंगा, अरे आया ना, हाँ, दैट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट. तो बेटा जब वेजेस और सैलरी तो ठीक है, ये जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, पर फैकल्टी कॉस्ट, फैकल्टी, अब जब वो मुझे सर्विसेज दे रहे हैं बाय वन पर्सन टू अनदर, तो क्या लगा के दे रहे बेटा? सर्विस टैक्स. हाँ, उनके बिल पे सर्विस टैक्स लग के आ रहा है, पर वो उनकी सर्विस मैंने परचेस की फॉर प्रोवाइडिंग माई सर्विस, फॉर माई एकेडमी सर्विस. अरे आया ना? इज इट क्लियर? सर्विस टैक्स लग के आया. थर्ड, डायरेक्ट ओवरहेड. डायरेक्ट ओवरहेड में मैं और क्या लूंगा? डायरेक्ट ओवरहेड में ये हॉल का रेंट, जिससे मैंने रेंट पे लिया ये हॉल, वो क्या लगा के देगा? सर्विस टैक्स. वो सर्विस टैक्स लगा के देगा बेटा. ओके, तो जो मतलब रेंट हुआ, सर्विस टैक्स, प्लस मैं आपको बताता हूं यहां डायरेक्ट ओवरहेड और क्या. यहां पे डायरेक्ट ओवरहेड मतलब क्या? तो मैं बल्ब खरीद रहा हूं जो जरूरी है, सर्विसेज के लिए स्टैंड खरीद रहा हूं जो जरूरी है, टेलीविजन खरीद रहा हूं जो जरूरी है, प्रोजेक्टर खरीद रहा हूं जो जरूरी है, पर कुछ कैपिटल गुड्स है, कुछ इनपुट्स है. अरे हाँ है ना? तो ऐसे केस में यहां जो डायरेक्ट कॉस्ट, चेयर है, अब चेयर जो है वो बुलाया है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो भी खरीद रहा हूं. ओके, आपने सोचा नहीं ये इलेक्ट्रिक वायर मैंने खरीदा है, HDMI केबल मैंने खरीदा है, और समझ लो मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, अज्यूम. अरे है ना? तो बेटा मैंने अगर कोई गुड्स खरीदा होगा तो गुड्स पे कौन सा टैक्स लग के आया होगा? एक्साइज और वैट. अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक्साइज और वैट इन सिंपल वर्ड थोड़ा. अब ये हुई मेरी प्राइम कॉस्ट, ये मेरी ओके फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, तो फैक्ट्री कॉस्ट में भी मैंने आइदर गुड्स खरीदा होगा या सर्विस खरीदी होगी. गुड्स खरीदा होगा तो एक्साइज लग के आएगा और वैट लग के आएगा. और एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज खरीदेगा तो क्या लग के आएगा? सर्विस टैक्स. अरे समझ में आया? ओके, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल. और मैंने कैपिटल गुड्स भी खरीदा होगा, कैपिटल गुड्स पे भी एक्साइज और वैट लग गया. और बेटा ये सब खरीद कर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. तो जब मेरी ये सब ऐड करके ओके कॉस्ट निकाली प्लस प्रॉफिट मार्जिन निकाला, तो भाई मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि भाई आईपीसी लेवल पे आप फीस चार्ज करो 5,000 प्लस सर्विस टैक्स, और फाइनल लेवल पे चार्ज करो 11,000 प्लस सर्विस टैक्स. तो उसने मेरी ओके फीस निकाल के दी. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसने मेरी पर स्टूडेंट फीस निकाल के दी. कितनी फीस लगाओ, क्योंकि आपको इसकी कॉस्ट लग रही है, इसकी कॉस्ट लग रही है, इसकी कॉस्ट लग रही है, फैकल्टी कॉस्ट लग रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट. अरे है ना? ओके, इसमें तो मैं एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पैम्पलेट नीचे गिरे होते हैं, बैग्स नीचे गिरी होती है. अरे है ना? तो बेटा उठा उसको, उठा 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 उठा, कॉस्ट पे कॉस्ट. तो इतनी सारी कॉस्ट लग रही है, ऑफिस की कॉस्ट लग रही है, वहां स्टेशनरी कॉस्ट लग रही है. इन शॉर्ट मेरी फीस फाइनल हुई, अज्यूम करते 10,000. ये बताओ, ये जो मैं फीस चार्ज करूंगा बाय 1% टू अनदर, क्या ये पैसा गुड्स का है? नहीं. क्या ये पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी का है? नहीं. क्या ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का है? नहीं. मतलब ही सर्विस. समझा क्या? जो आपसे पैसा ले रहा हूं 10,000 समझ लो, ये गुड्स का नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है,
ये डीम सेल का नहीं है, मतलब ही सर्विस का है। तो इसके ऊपर बेटा क्या लग जाएगा? सर्विस टैक्स। हाँ, पर ख्याल रखिए एक सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में एक ही टैक्स आता है, सर्विस टैक्स, वैट भी नहीं आता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वैट भी नहीं आता है। तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर के सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगाया गया, समझ में? एक ही टैक्स लगाया, वो है क्या? सर्विस, यानी ओनली सेंट्रल है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, रीटेक, मेरा पहला क्वेश्चन, ये सर्विस प्रोवाइडर के आउटपुट में एक ही टैक्स है, सर्विस टैक्स, क्या उसके परचेसेस में जो वैट लग के आया था, प्राइम कॉस्ट में, ये नोट्स के पेज पे जो वैट लग के आया था, ये HDMI केबल पे वैट लग के आया था, वायर्स और लाइट पे जो वैट लग के आया था, मेरा क्वेश्चन ये है, या टेलीविजन, फर्नीचर, सब पे मैंने पे किया? हाँ, क्या? तो अब सवाल ये है कि क्या वो वैट के क्रेडिट सर्विस टैक्स में यूज कर सकता हो क्या? नहीं। तो सर क्रेडिट नहीं मिलेंगे? क्या एक सर्विस प्रोवाइडर के केस में वैट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? हाँ। सर मन नहीं मान रहा है, उससे लेना देना नहीं है। नो बट शट, कैट टू कैट। इज इट क्लियर? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सुनो, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैन्युफैक्चर के आउटपुट में दो टैक्स थे, एक्साइज और वैट। तो वैट में एडजस्ट हो गया, और एक्साइज और सर्विस टैक्स दो एक्साइज में एडजस्ट हो गया। तो मैन्युफैक्चर विन विन में है। क्यों विन विन में? क्योंकि उसके परचेसेस के तीनों टैक्स एडजस्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझे क्या? उसके परचेसेस के तीनों टैक्स, वैट में एडजस्ट हो जाता है, और एक्साइज सर्विस टैक्स एक्साइज में एडजस्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरर के। तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट? क्योंकि उसके आउटपुट में दो टैक्सेस है, सेंट्रल और स्टेट, और परचेसेस में सेंट्रल और स्टेट। मैन्युफैक्चरर विन विन सिचुएशन में। पर सर्विस प्रोवाइडर, रिटेक, पर सर्विस प्रोवाइडर, अब सर्विस प्रोवाइडर के परचेसेस में तीन टैक्स है। जब सर्विस प्रोवाइडर ने नोट्स के पेजेस खरीदे तो एक्साइज लग के आया था, वैट लग के आया था। अदर मटेरियल खरीदते हो तो एक्साइज वैट लग के आया, और सर्विसेज खरीदी, सर्विस टैक्स लग। वैट तो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा आउटपुट में स्टेट है ही नहीं, वैट एडजस्ट नहीं होगा बेटा। तो अब सुनिए, वैट तो चलो छोड़ो, नहीं हुआ, कॉस्ट में ऐड हुआ, मैंने कॉस्ट में ऐड किए सब वैट। चलो अब मैं थोड़ा इस पे आता हूं, वैट एडजस्ट नहीं होगा, पर मेरे परचेस में दो सेंट्रल टैक्स है। मेरे परचेस में दो सेंट्रल टैक्स है। ये नोट्स पे एक्साइज लग के आई थी, बल्ब पे एक्साइज लग के आई थी, वायर केबल पे एक्साइज लग के आई थी, कैपिटल गुड्स पे एक्साइज लग के आई थी, पर मेरे आउटपुट में एक्साइज नहीं है, पर मेरे आउटपुट में एक सेंट्रल टैक्स है, सर्विस टैक्स। सवाल यह है, क्या एक्साइज का क्रेडिट सर्विस टैक्स से ले सकते? हाँ, एक्साइज का क्रेडिट एक सर्विस प्रोवाइडर, तो एक सर्विस प्रोवाइडर ने जो इनपुट पे एक्साइज दी, कैपिटल गुड्स पे एक्साइज दी, रिटेक कि दो वर्ड यूज किए मैंने, क्या? इनपुट और कैपिटल गुड्स पे। एक सर्विस प्रोवाइडर, बेटा बात मत करो, बेटा बात मत करो प्लीज, ओके, मैं जान लगा के पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाए तो, क्योंकि कैसा है, मैं इतना इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं और पूरा एक एक पॉइंट पे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सेनवैट दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर। ये कॉमन टॉपिक है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर का, समझ में आया? तो ख्याल रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान से सुनो, सर्विस प्रोवाइडर जो उसके आउटपुट पे टैक्स आ रहा है, जो मैं आपको टैक्स लगा के दे रहा हूं बिल में, इसके अगेंस्ट में मैं अपने एक्साइज के भी क्रेडिट ले सकता हूं, और मैंने सर्विसेज पे जो सर्विस टैक्स दिया है उसके भी क्रेडिट ले सकता हूं, सिर्फ वैट के नहीं ले सकता। तो अब
कंक्लूड करना चाहोगा बेटा? अगर किसी को नहीं समझा तो थोड़ा सोचिएगा, कॉस्ट शीट के बेस पे समझ जाएगा। तो बताओ, दो लोग हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के आउटपुट में एक साइज है, तो एक पहले एक साइज लेते हैं, एक साइज है, तो क्या वो एक साइज के अगेंस्ट में परचेसेस पे जो एक साइज लग के आई, क्या उसके सेट ऑफ ले सकता है? और परचेसेस पे जो सर्विस टैक्स लग के आया उसके भी क्रेडिट ले सकता है। एक साइज में दोनों एडजस्ट कर सकता है। तो उसके हमारे फॉर्मेट में उसके आउटपुट टैक्स में एक्साइज और इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की एक्साइज और इनपुट सर्विस का सर्विस टैक्स दोनों एडजस्ट कर सकता है। और एक सर्विस प्रोवाइडर का आउटपुट टैक्स सर्विस टैक्स, मैं ST3 ऐसा ही करता हूं। ST3 अगर कभी देखना ऑफिस में जाके, तो टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज सर्विस टैक्स देयर ऑन, ठीक है? तो जो मेरी टोटल ये मंथ की जो एडमिशन हुई, मैंने कंसल्टेंसी सर्विस दी, मैंने कोई अदर सर्विस दी, उसकी टोटल वैल्यू, उस पे क्या निकालूंगा? सर्विस टैक्स, वो निकल जाएगा आउटपुट टैक्स ST3 रिटर्न में। ST3 बताया ना आपको। और वो आउटपुट टैक्स के फिर क्रेडिट लूंगा, लेस ITC एक्साइज के क्रेडिट लेता हूं मैं, प्लस एक्साइज किसके ऊपर? इनपुट पे, और कैपिटल गुड्स पे 50-50, कैपिटल गुड्स पे 50-50, और क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विस मतलब मैंने जो परचेस की, जो भी सर्विस, मैंने फैकल्टी सर्विस परचेस की, मैंने यहां पे सिक्योरिटी गार्ड सर्विस परचेस की, मैंने एडिटिंग, ऑडिटिंग एंड फोटोग्राफी या जो भी सर्विसेज परचेस की, ये सर्विसेज, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू वी स्मार्ट। जो यहां रिकॉर्डिंग और एडिटिंग हो रहा है, अरे है ना, ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। इज इट क्लियर? तो बेटा जो भी सर्विसेज वो सर्विस टैक्स लगा के देंगे, उसका भी क्रेडिट मैं ले लूंगा, रेंट का क्रेडिट ले लूंगा। तो ये है कंसेप्ट सैनवैट का। इसे कहते जो आपके सेंट्रल टैक्सेस है उसमें सेंट्रल टैक्सेस के क्रेडिट एडजस्ट करना। इज इट क्लियर? अब मैं आऊंगा बेटा GST के तरफ। ओके, रुक जाओ। आज 2 मिनट रुको। आज मैन्युफैक्चरर विन विन सिचुएशन में है। सर्विस प्रोवाइडर के 2 टैक्स एडजस्ट हो जाते हैं। कौन से 2 टैक्स? एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। पर वैट एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो वो पार्टली विन विन सिचुएशन में है। समझ में आ रहा है? पर वो 3 में से 2 एडजस्ट हो गए, एक एक्साइज और सर्विस टैक्स, पर एक एडजस्ट नहीं हुआ, वो है वैट। तीसरा बेटा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर अनफेवरेबल सिचुएशन में आज, क्योंकि उसको जो वैट ऐड करता है इट लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट। आज तो कर रहा है। अब मैं स्लाइड लूंगा। एक मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से हो जाए। एक मैन्युफैक्चरर फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, बॉटल। अरे है ना, ये बॉटल बनाने के लिए कैपिटल गुड्स मशीनरी खरीदा, इनपुट्स खरीदे। अरे समझा क्या? कैपिटल गुड्स पे क्या लग के आई? एक्साइज। इनपुट्स पे क्या लग के आया? एक्साइज। ओके, और सर्विस से खरीदी, सर्विस उसने, ओके समझ लो, इधर देखो इधर, हाँ, तो सर्विसेज यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस या रिसर्च सर्विस, जो भी सर्विसेज प्राइम कॉस्ट में खरीदी होगी, फैक्ट्री कॉस्ट में खरीदी होगी, या एडमिनिस्ट्रेशन, अरे है ना, जो भी सर्विसेज खरीदी, सर्विसेज पे क्या लग के आया होगा? सर्विस टैक्स। टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह सब सर्विस टैक्स लग के आया होगा। और उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट पे कौन सा? 2 टैक्स लगेंगे। कौन से? एक्साइज और वैट। फटाफट स्लाइड में समझ लो, एक्साइज और वैट। ये बताओ, ये सब परचेसेस के एक्साइज और सर्विस टैक्स के सेट ऑफ में किस में ले लूंगा? एक्साइज में। और वैट के सेट ऑफ वैट में। मैन्युफैक्चर विन विन सिचुएशन में। इन शॉर्ट बेटा मैं अगर आपको समझाऊं तो उसका एक्साइज में एडजस्ट हो गया, एक्साइज में सर्विस टैक्स एक्साइज में, और सर्विस टैक्स एक्साइज में सेट ऑफ हो गया। और अगर वैट लग के आया था वैट में, यानी उसके टैक्स एडजस्ट हो गए। इज इट क्लियर? एक सर्विस प्रोवाइडर का लेता हूं, समझ लो कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है। ओके, समझ लो, नो डाउट वो अपने ऑफिस में फाइल फोल्डर खरीद रहा है, स्टेशनरी खरीद रहा है। तो जब वो फाइल फोल्डर मैन्युफैक्चरर से खरीदा, स्टेशनरी खरीदेगा, तो क्या लग के आएगा? एक्साइज और वैट। प्लस वो कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, कंप्यूटर वगैरह, तो एक्साइज और वैट, प्लस सर्विसेज ले रहा है,
तो सर्विस टैक्स लग के आएगा। और ये सब परचेस करके ऑफिस चला रहा है और प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस। अब आउटपुट सर्विस पे कौन सा टैक्स आएगा बेटा? अभी जहां तक मेरा नॉलेज है सर्विस पे एक ही टैक्स आता है, सर्विस टैक्स। ओके, तुम्हारा भी वही अच्छी बात है। ओके, तो अब इसमें इसके आउटपुट टैक्स में सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज एडजस्ट हो जाएगी, एक्साइज एडजस्ट हो जाएगी, पर वैट एडजस्ट नहीं होगा और सर्विस टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना? एक हुआ मैन्युफैक्चरर, एक हुआ सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, ये तो मैन्युफैक्चर सर्विस, एक डीलर है बेटा, डीलर। डीलर कार खरीद रहा है एंड गुड्स परचेस फॉर रीसेल, गुड्स परचेस फॉर रीसेल। कुछ याद आया? वहां हमने टेलीविजन खरीदा था, वहां हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा था, वॉशिंग मशीन खरीदी थी। अरे यार ना, यहां कार खरीदी, कार का डीलर है, कार का डीलर है, मारुति उद्योग लिमिटेड का या होंडा कंपनी का डीलर है। कार, रुक, ओके, अब सुन, इसका शोरूम है, शोरूम चलाने के लिए कैपिटल गुड्स खरीदे होगे? नहीं, इधर मत देखो, इमेजिन करो। तो शोरूम चलाने के लिए कैपिटल गुड्स खरीदे होगे, उसके ऊपर क्या लग के आया होगा? उसके ऊपर क्या लग के आया होगा? एक्साइज और वैट। उसके ऊपर एक्साइज और वैट लग के आया होगा। अब उसके बाद में बेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तभी समझ जाना, ये एक्साइज है, ये वैट है, ये एक्साइज और ये वैट है। और उसने कार खरीदी। अब ध्यान में सुना, कार उसने क्यों खरीदी? मैन्युफैक्चरिंग किया है, रीसेल के लिए, रीसेल के लिए। अरे है ना, तो कार उसने मारुति कंपनी से खरीदी क्योंकि मारुति का डीलर है, मारुति मैन्युफैक्चरर है, तो मारुति ने 2 टैक्स लगा के भेजा होगा, एक्साइज और वैट, 2 टैक्स लगा खरीदा। प्लस एक डीलर सर्विसेज भी खरीदता है यार। एक डीलर के शोरूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, डीलर रेंट पे प्रीमाइस लेता है, डीलर ऑडिटिंग सर्विस लेता है, डीलर अकाउंटिंग सर्विस लेता है, डीलर लीगल सर्विस लेता है, डीलर बिजनेस एग्जीबिशन सर्विस लेता है। सर्विसेज तो वो भी खरीदता है, वो बैंकिंग सर्विस लेता है। All banking services are taxable except interest and discount. कुछ याद आया? एक बिजनेसमैन, बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट सर्विसेज लेता है, होर्डिंग्स लगाने के लिए, कॉर्पोरेशन की। आपको याद होगा तो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पब्लिक नेगेटिव लिस्ट टू बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। दुनिया भर की सर्विस लेगा, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेगा, सेल्स प्रमोशन सर्विस लेगा, जिसपे ऊपर क्या लग के आएगा? सर्विस टैक्स। वो भी टेलीफोन सर्विस लेगा, इंटरनेट सर्विस लेगा। बेटा सर्विस टैक्स ध्यान से सुनो, सर्विस टैक्स लग के आएगा। पर ये डीलर जब गुड्स खरीद के सेल करता है, रिटेक, ये जब डीलर गुड्स खरीद के सेल करता है तो इसके ऊपर एक ही टैक्स है, क्या? तो बेटा इसके आउटपुट में, ये सर्विस टैक्स के बिल है, इसके आउटपुट में एक ही टैक्स लगता है और वो है वैट। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने। वैट के अगेंस्ट में सिर्फ वैट का ही क्रेडिट मिलता है, एक्साइज ऐड हो जाता है, एक्साइज ऐड, एक्साइज के क्रेडिट। एक डीलर को एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलेंगे, कॉस्ट में ऐड हो गए। एक डीलर को सर्विस टैक्स के भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे, कॉस्ट में ऐड हो गए। एक डीलर को कस्टम ड्यूटी के भी क्रेडिट नहीं मिलेंगे, कॉस्ट में ऐड हो गए। तो मुझे बताओ, इसने 3 टैक्स दिए थे, कौन से 3 टैक्स दिए थे? एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। इसमें से एक ही एडजस्ट हुआ, 2 नहीं हुए, 2 नहीं हुए, क्योंकि स्टेट कहता है मेरे इसमें से मेरा ही दूंगा टैक्स। सेंट्रल है नहीं, सेंट्रल टैक्स है नहीं, तो क्रेडिट का। तो अब ध्यान से सुनना, 3 बिजनेसमैन लेता हूं, एक मैन्युफैक्चरर, एक सर्विस प्रोवाइडर जो 2 सेंट्रल टैक्स देते आउटपुट में, हरियाणा, और एक डीलर। सबसे अगर ज्यादा सफर कर रहा होगा तो डीलर, सबसे अगर ज्यादा सफर कर रहा होगा तो डीलर।
क्यों? मैन्युफैक्चरर के तो सब एडजस्ट हो गए, सर्विस प्रोवाइडर के 2 एडजस्ट हुए, एक ही नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? वैट। पर बेटा डीलर के एक ही हुआ, 2 कॉस्ट में ऐड हो गए, तो इट लीड्स टू कैश करेंगे, कैश करेंगे। पर ये गलत है। इंडिया में ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे खत्म होना जरूरी है, पूरे खत्म होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हाँ, तो अब ऐसे केस में उठ उठ, हाँ, तो ऐसे केस में यहां पे सुन, मैं पॉलिसी डिसाइड कर रहा हूं इंडिया की, तू सो रही है। हाँ, तो अब जीएसटी सुन ले, जीएसटी कैसे आएगा सुन ले, फिर सो जाना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, देखिए, क्यों ना, सुनिए सुनिए, क्यों ना गुड्स पे लगने वाले सभी टैक्सेस को मर्ज किया जाए, गुड्स पे लगने वाले सभी टैक्सेस को मर्ज किया जाए। तुम्हारे गुड्स पे एक्साइज लग जाता है, वैट लग जाता है, फिर सवाल आता है सेंट्रल का सेंट्रल में, स्टेट का स्टेट में। अरे ये सेंट्रल स्टेट छोड़ो, एक हो जाओ, एक हो जाओ। तो आज गुड्स पे आप कितने टैक्सेस लेते हो? गुड्स पे एक्साइज लेते हो, वैट लेते हो, एलबीटी लेते हो, ऑक्ट्राई लेते हो, टर्नओवर टैक्स लेते हो, एंट्री टैक्स लेते हो। अरे है ना, तो कितने सारे टैक्स अलग अलग लोग अलग अलग लगाते हैं। अरे यार क्यों ना ओके गुड्स के सभी टैक्स एक ही इसमें आ जाए। अरे है ना, एक ही इसमें आ जाए। और सर्विसेज में भी टैक्स लग रहा है, तो सर्विस भी एक ही इसमें आ जाए, जिसको नाम दे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जिसको नाम दे। अरे भाई ये अलग अलग क्यों लगाना, बस एक एक। अरे है ना, बस एक ही। इसके फायदा क्या? बिजनेसमैन आज परेशान है क्या? एक्साइज अलग, उसके कंप्लायंसेस अलग, उसका रिटर्न अलग, वैट अलग, उसके कंप्लायंसेस अलग, उसका रिटर्न अलग, एलबीटी, सर्विस टैक्स का रिटर्न अलग, रिवर्स चार्ज, नॉर्मल चार्ज। अरे आया ना, तो ऐसे केस में ये सबको मर्ज करके एक ही नाम दिया जाए, क्या? जीएसटी। अब सुनिएगा मेरी बात। अब क्या, अगर आप गुड्स परचेस करोगे, ध्यान से सुनो, तो ना एक्साइज होगा ना वैट होगा, बस एक ही टैक्स होगा, क्या? जीएसटी। एंड ए सेलर, रुक जाओ, एक सुनो सुनो सुनो, एक, अरे सुनो, कंक्लूड करने दो। एक मैन्युफैक्चरर जब गुड्स खरीदेगा तो उसका सप्लायर ऐसे एक्साइज एंड वैट एंड एलबीटी अलग अलग नहीं लगाएगा, एक ही टैक्स लगाएगा, जीएसटी। जीएसटी यानी नाम ही होगा उसका जीएसटी। रॉ मटेरियल खरीदा तो एक ही नाम होगा, क्या? जीएसटी। अगर सर्विस खरीदेगा तो एक ही नाम होगा, जीएसटी। ओके सुनिए, तो एक ही नाम होगा, क्या? जीएसटी। सुनिए सुनिए, तो अब ऐसे अलग अलग नाम नहीं है, ना एक्साइज, ना वैट, ना सर्विस टैक्स, बस एक ही नाम है, जीएसटी। तो सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको बिल देगा तो भी जीएसटी लिखेगा, मैन्युफैक्चरर अगर बिल देगा तो भी जीएसटी लिखेगा, ट्रेडर अगर बिल देगा तो भी जीएसटी लिखेगा, एक ही नाम लिखेगा, क्या? जीएसटी। और बेटा आप जब सेल करोगे तो एक ही टैक्स लगाओगे, जीएसटी। आप अगर सेल करोगे तो एक ही टैक्स लगाओगे, क्या? जीएसटी। और ये सब जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे अलग अलग नाम, अलग अलग क्रेडिट, अलग अलग वैट, कैस्केडिंग इफेक्ट। अरे है ना, जीएसटी। तो
हमारे फॉर्मेट में एक ही नाम होगा, आउटपुट टैक्स जीएसटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी। ये तो बेटा मैन्युफैक्चर हुआ, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। अब उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर, 2 मिनट। सर्विस प्रोवाइडर गुड्स खरीदेगा, एक ही टैक्स रहेगा, क्या? जीएसटी। रॉ मटेरियल खरीदेगा, एक ही टैक्स रहेगा, क्या? जीएसटी। सर्विसेज खरीदेगा, एक ही टैक्स रहेगा, जीएसटी। और अगर वो सर्विसेज देगा तो सर्विसेज पे आगे सर्विस टैक्स नाम नहीं रहेगा, क्या नाम रहेगा? जीएसटी। ध्यान से सुनो, नाम रहेगा जीएसटी। और एक सर्विस, अब देखो, अब मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर को क्या फायदा हुआ। सर्विस प्रोवाइडर को वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, पर वो वैट जीएसटी में मर्ज हो गया, वैट जीएसटी में मर्ज हो गया, क्योंकि अब एक्साइज और वैट का एक ही नाम आ गया, क्या? जीएसटी। और उसके सेल आउटपुट में भी क्या? जीएसटी। तो जीएसटी आने के बाद सर्विस प्रोवाइडर का बहुत फायदा है, क्यों? क्योंकि उसको एक सर्विसेज के जीएसटी के तो मिल ही रहा है, वैट अब जीएसटी में सब्सिम हो जाएगा, अरे है ना, और वो जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी, वो भी विन विन सिचुएशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? आज जो सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लास्ट में, आज जो सर्विस प्रोवाइडर वैट का क्रेडिट नहीं ले पा रहा है, फ्यूचर में वो जीएसटी में सब्सिम हो जाएगा और वो क्रेडिट ले पाएगा, ठीक है? और नाउ ट्रेडर बेटा, सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहा था? ट्रेडर। अब ट्रेडर खरीदेगा तो बताओ, एक्साइज वैट ऐसा अलग अलग आएगा या जीएसटी ही आएगा? सर्विस टैक्स लग के आएगा या जीएसटी लग के आएगा? तो अगर आप देखोगे तो ये जीएसटी जीएसटी जीएसटी, और अगर ट्रेडर सेल करेगा तो भी क्या लगाएगा? जीएसटी, और वो सब जीएसटी के क्रेडिट जीएसटी में ले पाएगा। तो ट्रेडर तो सबसे ज्यादा फायदे में आएगा। क्यों बेटा ट्रेडर सबसे ज्यादा फायदे में आएगा? क्योंकि उसको जो एक्साइज और सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिल रहे थे वो भी मिल जाएंगे। समझ में आएगा? क्योंकि नाम अब फ्यूचर में एक ही रहेगा, जीएसटी। और जीएसटी, सर फिर जीएसटी आ क्यों नहीं रहा है? इतना फायदेमंद है क्योंकि बेटा ये जीएसटी जो है वो 2 रेवेन्यू में डिवाइड होने वाला है, सेंट्रल और स्टेट। तो अभी तक सेंट्रल स्टेट में सेटलमेंट नहीं हुआ है। वैट आने को 10 साल लग गए, तो जीएसटी आने को टाइम तो लगेगा ना? नहीं समझा आपको? तो थोड़ा, पर ये जीएसटी आएगा ऐसा 4-5 सालों से चालू है, लास्ट 4-5 ईयर्स से, पर जीएसटी आया नहीं। हर साल सोचता हूं जीएसटी आएगा, जीएसटी तो एक शेर जो मैंने पहले कहा था, कयामत तक हम उसका इंतजार करेंगे, खुदा करे कयामत हो और जीएसटी आ जाए। ओके, तो यहाँ पे तो हो सकता है कि आज के 20 साल बाद जब आपके आर्टिकल मेरे पास पढ़ने आएंगे और मैं उन्हें जीएसटी पढ़ाऊंगा, तो 20 साल बाद ये कहूंगा कि पहले एक्साइज था, वैट था, एलबीटी था, अब क्या है बेटा? जीएसटी। और जीएसटी आने से ये फायदा हुआ, पर अभी जीएसटी नहीं है, इसलिए आज भी कैस्केडिंग इफेक्ट है। आज भी सर्विस प्रोवाइडर को वैट का क्रेडिट नहीं है और डीलर को तो 2 टैक्स का क्रेडिट नहीं है। कौन सा? एक्साइज और सर्विस। आई थिंक यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट और मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी, वैट एंड सैंड वैट। चलो, तो बेटा सैनवैट में हमने वैट पॉलिसी देखी, सैनवैट में क्या देखना है? सैनवैट 2 लोगों के देखना है सिर्फ अभी फिलहाल, एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस। एक ध्यान से सुनो, मुझे पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एक मैन्युफैक्चरर जब एक्साइज देगा, क्या देगा? एक्साइज, तो उसके अगेंस्ट में इनपुट के एक्साइज के क्रेडिट कैसे लेगा, कैपिटल गुड्स के एक्साइज के क्रेडिट कैसे लेगा, और इनपुट सर्विस पर सर्विस टैक्स जो पे किया उसका क्रेडिट कैसे लेगा, उसकी पॉलिसीज डिस्कस करनी है।
जैसे हमने डिस्कस की वैट की, किस तरह से क्रेडिट लिए जाते हैं, वैसे हमको पॉलिसी डिस्कस करनी है सैनवैट की। जो तो मैंने बताया क्रेडिट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे, किसको इनपुट कहा जाएगा, किसको कैपिटल गुड्स कहा जाएगा, 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट रिलेवेंट, तो ये सब डिस्कस करना है। इज इट क्लियर? तो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ये और एक यही सैनवैट में, सैनवैट दोनों के लिए है, यही सैनवैट में एक सर्विस प्रोवाइडर जो सेंट्रल टैक्स देता है, क्या, सर्विस टैक्स, वो अपने सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में एक्साइज के क्रेडिट कैसे लेगा, सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि उसको भी एक्साइज के क्रेडिट मिलता है। अरे पता है ना, तो एक सर्विस प्रोवाइडर को, जैसा मैं सर्विस प्रोवाइडर मैंने एक्साइज के क्रेडिट लिए, तो एक सर्विस प्रोवाइडर एक्साइज के क्रेडिट कैसे लेगा, ऑन इनपुट्स, ऑन कैपिटल गुड्स एंड ऑन इनपुट सर्विसेज, वो यही रूल में दिए हैं। इसलिए सैनवैट क्रेडिट रूल इज कॉमन टॉपिक फॉर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए पता नहीं आपको याद आएगा नहीं आएगा, पर जब हमने अबेटमेंट देखे थे तो वहाँ क्रेडिट देखे थे, क्रेडिट ऑफ इनपुट्स, क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स, सर्विस प्रोवाइडर ना सर्विस, और क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर। तो चलिए बेटा सैनवैट में अब आ जाइए नोट्स में। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले सैनवैट पॉलिसी में व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, किसे कैपिटल गुड्स कहा जाएगा, पहली पॉलिसी, किसे इनपुट्स कहा जाएगा और किसे इनपुट सर्विसेज कहा जाएगा। पहले दो, ये तीन ही डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये तीन ही डेफिनेशन लर्न करना है, क्योंकि आईपीसी लेवल पे मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर ही है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, स्क्वायर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और इनपुट सर्विसेज, और पूरे सैनवैट में बेटा यही कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशंस। एक बार ये हो गया कि फिर आपको क्रेडिट कैसे मिलेंगे, कैसे 50-50 मिलेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे, उसकी पॉलिसी देखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 6.1 पे सैनवैट क्रेडिट रूल में फॉर्म दो लोगों के लिए डिस्कस करना है, एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस प्रोवाइडर, दोनों के लिए। तो एक बेटा एक फॉर मैन्युफैक्चरर होगा, फॉर मैन्युफैक्चरर होगा, तो देखिएगा मैंने यहां 3 बॉक्स किए हैं, और ये 3 बॉक्स करके यहां पे, और यहां 2 बॉक्स है, ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरर कैपिटल गुड्स खरीदेगा, ये बताओ कैपिटल गुड्स पे कौन सा टैक्स लग के आएगा, एक्साइज। इनपुट्स खरीदेगा और इनपुट सर्विस खरीदेगा। हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स, ये रूल 2A में डिफाइंड है, रूल 2A में ऑफ सैनवैट क्रेडिट रूल। इनपुट यानी क्या, ये रूल 2K में डिफाइंड है, रूल 2K में डिफाइंड है, के। और इनपुट सर्विस यानी क्या, ये रूल 2L में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये रूल की डेफिनेशन पढ़ना है, क्योंकि सुनिए जो ये रूल के डेफिनेशन में आएगा उसके ही क्रेडिट्स मिलेंगे, जो ये डेफिनेशन में आएगा। इसलिए रूल 2A, 2K, 2L, ये 3 परचेसेस है मेरी, इसके ऊपर एक्साइज, इसके ऊपर एक्साइज, और इसके ऊपर क्या लग के आएगा, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। तो बेटा अगर मैं ये क्लॉजेस ले लूं, रूल 2 क्लॉज ए, रूल 2 क्लॉज के, रूल 2 क्लॉज एल, तो AKL अकल होगी तो याद रहेगा, अकल होगी तो याद रहेगा। तो ये क्लॉज के साथ याद रह जाएगा, अकल लगा लेना। रूल 2A कैपिटल गुड्स, रूल 2K इनपुट्स, एंड रूल 2L इनपुट सर्विसेज, ठीक है। तो रूल 2A, 2K, 2L। फिर बेटा एक ये बॉक्स में सिर्फ आप लिख लो, यहां जो बॉक्स है, ये 2 बॉक्स में क्या लिखना है लिख लो, उसका इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। रूल
M, rule 2M, input service distributor ISD। अगर किसी को कुछ याद आता होगा तो ISD के बारे में हमने सर्विस टैक्स में पढ़ा था थोड़ा बहुत। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, वो यहां पढ़ा होगा ISD क्या होता है। फिर बेटा रूल 2N, रूल 2N, N, ठीक है। तो रूल 2N जो है, एक मैन्युफैक्चरर इनपुट्स खरीदेगा, कैपिटल गुड्स खरीदेगा, इनपुट सर्विस खरीदेगा, उसके ऊपर जॉब वर्क करेगा। जॉब वर्कर मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो रूल 2N जॉब वर्क, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ओके, और बताओ ये खरीद कर प्रोसेस कर क्या बनाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो FP आप पूरा लिखना, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ये डिफाइन किया है रूल 2H में, रूल 2H में। पर यहां पे भी बेटा देखो, मैं अभी बता देता हूं, आगे ये पॉलिसी आएगी जो मैंने वैट में पढ़ा है। वैट जैसी पॉलिसी, ज्यादा मतलब वेरिएशन थोड़ा बहुत है। अगर फाइनल प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड होगा और फाइनल प्रोडक्ट ड्यूटीएबल होगा, ड्यूटीएबल मतलब लायबल टू ड्यूटी, एग्जम्प्टेड होगा तो फिर कोई अकल के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। अकल 2A 2K 2L, ठीक है। पर अगर ड्यूटीएबल होगा तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, कहा गया? तो लिखो रूल D, exempted goods, exempted goods, रूल 2D exempted goods। हाँ, तो एक्साइज में मैन्युफैक्चरर का गुड्स एग्जम्प्टेड कब कहा जाएगा, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक्साइज में एग्जम्प्टेड एक तो वोल्ली एग्जम्प्टेड या नील रेटेड। नील रेट बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उसे एग्जम्प्टेड कहा जाता है। एग्जम्प्टेड गुड्स, और दूसरा नीचे लिखो ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स उसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ लिख लेना ड्यूटीएबल गुड्स। तो ये सब डेफिनेशन हमको पढ़नी है। चलो, ये तो मैन्युफैक्चर के लिए बेटा। नीचे प्लीज, फॉर OSP अगर सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, अरे है ना, एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, तो बेटा उसके लिए भी 3 बॉक्स किए। अच्छा, उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर है ना मैं, ओके, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या कैपिटल गुड्स खरीदूंगा, जिसके ऊपर क्या लग के आएगी? एक्साइज। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन रूल 2A में ही, यानी सर्विस प्रोवाइडर होगा तो उसकी भी डेफिनेशन 2A में ही मिलेगी, रूल 2A। उसके बाद में इनपुट्स की डेफिनेशन भी रूल 2K में ही मिलेगी। उसकी दोनों की डेफिनेशन एक ही रूल में है। अच्छा, इनपुट पे क्या लग के आएगा? एक्साइज। और रूल 2L इनपुट सर्विस, आप पूरा लिखना, इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस तो एक सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, एक बार फिर से पूछता हूं, एक सर्विस प्रोवाइडर ने इनपुट्स खरीदा जिसके ऊपर, अरे हाँ चलो ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइडर ने जो कैपिटल गुड्स खरीदा उस पे एक्साइज लग के आया, क्या वो एक सर्विस प्रोवाइडर एक्साइज का क्रेडिट उसके आउटपुट टैक्स सर्विस टैक्स में ले सकता है? हाँ, इसमें क्लियर हो जाना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सर्विस प्रोवाइडर एक्साइज का क्रेडिट वो ले सकता है। तो ऐसे केस में बेटा, हाँ, अब यहां पे वही रूल लिख दो, आईएसडी रूल। कौन सा था आईएसडी का? रूल 2N, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, समझा होगा आपको। ठीक है, ये बॉक्स में लिखो, प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस, प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। हाँ, आउटपुट सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा ये खरीद कर। अब आपकी जो आउटपुट सर्विस होगी, यानी आपने जो सर्विस दे रहे होगे, रूल 2P, एक मिनट, हाँ, रूल 2P, आउटपुट सर्विस। अब बेटा ये आउटपुट सर्विस एग्जम्प्टेड भी हो सकती है। आउटपुट सर्विस एग्जम्प्टेड मतलब क्या? मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, याद आया? हेल्थ केयर, DTC, डबल आईपैड, कंस्ट्रक्शन, सब हमने बहुत सारी सर्विसेज देखा था। आउटपुट सर्विस एग्जम्प्टेड, या आउटपुट सर्विस नेगेटिव लिस्ट में भी हो सकती है। 3 लिस्ट याद करने कहा था मैंने आपको। एक ऐसी लिस्ट जो सर्विस ही नहीं है, एक ऐसी लिस्ट जो सर्विस है पर नेगेटिव लिस्ट में है, और एक ऐसी जो एग्जम्प्टेड है जिस पे। तो फंडा बड़ा क्लियर है, इफ देर इज नो आउटपुट टैक्स। अब नो आउटपुट टैक्स 3 जगह होता है, एक तो सर्विस ही नहीं, नेगेटिव लिस्ट में, अरे आया ना, या एग्जम्प्टेड, तो क्रेडिट नहीं मिलेंगे। फंडा वही वैट का, इफ नो आउटपुट टैक्स क्वेश्चन ऑफ क्रेडिट डज नॉट अराइज। तो आउटपुट सर्विस में बेटा दो पार्ट कर लेना। आउटपुट सर्विस में दो, एक देखो रूल 2E, रूल 2E, हाँ, तो रूल 2E एग्जम्प्टेड सर्विस, टू ई एग्जम्प्टेड सर्विस, और दूसरा टैक्सेबल सर्विस, उसको रूल नहीं है, टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सर्विस। तो हमारा एक सेशन पूरे डेफिनेशंस में, 2 सेशन जाएंगे डेफिनेशन में और 3 सेशन पॉलिसी में। ओके, तो आज का और कल का सेशन डेफिनेशन चलेगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6.2, कैपिटल गुड्स। भाई मैन्युफैक्चरर, अगर सुनिए, पहला डेफिनेशन रूल 2 है, अकल का पहली पॉलिसी। क्या स्टेट वालों ने कैपिटल गुड्स के क्रेडिट दिए थे? तो क्या सेंट्रल वाले कैपिटल गुड्स के एक्साइज के क्रेडिट देंगे क्या? हाँ, क्योंकि सेंट्रल में कंजम्पशन वेरिएंट ही है। कुछ नहीं, ये भी वैट ही है, पर ये सेंट्रल वैट है, वो स्टेट वैट। कैपिटल गुड्स के क्रेडिट मिलेंगे यहां पे भी एक्साइज के। सवाल ये है फिर कैपिटल गुड्स यानी क्या? यहां क्लियर डेफिनेशन है। वहां तो हमने व्हाइट पेपर पॉलिसी देखा था, यहां लॉ पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रूल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है, अरे है ना। और रूल 2A में कैपिटल गुड्स डिफाइंड है। अब कुछ बातें ध्यान से सुनना, मानता हूं एंडिंग टाइम है, पर पेशेंस रख के सुनना। अगर पॉइंट मिस हो गया तो फिर कल कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। बेटा कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में अगर आप देखो तो वो कहते हैं द फॉलोइंग गुड्स नेमली, नेमली का इंटरप्रिटेशन, नेमली मतलब जितना का उतना ही, जो नीचे नाम दे रहे हैं उन्हें ही कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखो, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। क्लॉज ए में टोटल 8 आइटम्स है। क्लॉज ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्लॉज ए में 8 आइटम्स है। सर लर्न करना है
लर्न नहीं करने पर पढ़ने बार बार है, सो दैट लर्न हो जाए। नया तरीका है लर्न करने का। तो ओके, पर ऐसा मैंने इसके पीछे मत पढ़ो लर्न करने के, पर उसको पढ़ते रहो। तो पढ़ते रहने से क्या, क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी आपको ऐसा नहीं आएगा डिफाइन कैपिटल गुड्स, इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं आएगा, इतना बड़ा डेफिनेशन। ओके, पर हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे। जैसे 2 मिनट के लिए आपको एक फ्लेवर बता दो प्रॉब्लम कैसे आएंगे। पेज नंबर 6.29 पे, पेज नंबर 6.29 पे सुनिए प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। 6.29 पे क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है, वो पूछेंगे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदा, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? आपको क्लिक हो जाना चाहिए, डेफिनेशन में है, यानी आपको सिर्फ क्लिक होना चाहिए, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में आता है, तो डेफिनेशन वैसे ही पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, पहले तो बेटा स्ट्रक्चर समझ लो कैपिटल गुड्स का। इसमें 4 क्लॉजेस पढ़ना है। क्लॉज ए में 8 आइटम्स है, क्लॉज बी में कुछ पर्पस सर्विसेज के लिए, कल सर्विस टैक्स की बुक लेके आना, क्लॉज सी और क्लॉज डी। चलो अब थोड़ा मैं समझा दूं, सेनवैट क्या कहता है। सेनवैट की पॉलिसी है बेटा कि कैपिटल गुड्स आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं लगाना, कैपिटल गुड्स के लिए आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं लगाना, हमने जो कहा वही कैपिटल गुड्स होगा। नेमली मतलब वही जो कहा, अरे आया ना, तो हमने जो कहा वो ही कैपिटल गुड्स माना जाएगा। इसलिए जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है कैपिटल गुड्स के, लाइफ मोर देन 1 ईयर, लाइफ लेस देन 1 ईयर, वो यहां नहीं लगाना। और सर हम ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, वैट में इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि 36 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में था, और सेनवैट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ये लिस्ट में आएगा उसका क्रेडिट 50-50 मिलेगा। यहां हम कैपिटल गुड्स डेप्रिसिएशन के लिए नहीं पढ़ रहे, हम कैपिटल गुड्स यहां पे बैलेंस शीट के लिए नहीं पढ़ रहे, हम यहां कैपिटल गुड्स इसलिए पढ़ रहे कि उसके ऊपर जो एक्साइज लग के आएगी उसका क्रेडिट 50-50 मिलेगा इन 2 इयर्स। समझ में आया? तो देखिए कैपिटल गुड्स कौन कौन से, क्लॉज ए पढ़ लेते हैं। गुड्स, फॉलोइंग गुड्स नेमली, उसमें क्लॉज ए, ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 82, 84, 85, 90, 6805, 6804, वैगन्स ऑफ सबहेडिंग 860, 692। सर आपको ही समझा होगा बहुत पुरानी बात है, हमने सेटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट पढ़ा था, उसमें टोटल 96 चैप्टर्स थे, 2 शेड्यूल, शेड्यूल 1 फॉर बीईडी एंड सेकेंड शेड्यूल फॉर एससीडी। शेड्यूल 1 में 20 सेक्शंस, 96 चैप्टर्स, टैरिफ पूरा चैप्टर वाइज। बहुत पुरानी बात थी, मीठी मीठी यादें हैं। अरे है ना? तो बेटा वो जो चैप्टर बात कर रहे हैं ना, वो आपके अकाउंट एफएम के चैप्टर नहीं है, वो जो टैरिफ में जो चैप्टर 82 में जो भी गुड्स आएगा कैपिटल गुड्स माना जाएगा, जिसमें सभी टूल्स इंप्लीमेंट्स आते हैं मशीन। ओके, तो 82 के चैप्टर में जितने भी गुड्स दिए जाएंगे, आपको याद होगा तो मैंने टैरिफ पढ़ाया था, टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट चैप्टर नंबर। शुगर वाला एग्जांपल याद करो, शुगर कन्फेक्शनरी, उसके अंदर बीट शुगर, रॉ शुगर, अरे है ना, बहुत पुरानी बात है। तो चैप्टर 82 में जो भी गुड्स आएंगे सब कैपिटल गुड्स माने जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना, मेरे पास जब क्लाइंट आता है एक मैन्युफैक्चरर और वो कहता है कि सर मैंने ये खरीदा है, ये मशीन खरीदी है, क्या इसका क्रेडिट ले सकता हूं? रोक, मैं टैरिफ ओपन करता हूं, चैप्टर 82 में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो चैप्टर नंबर 82, उसके बाद में चैप्टर नंबर 84, चैप्टर नंबर 85, चैप्टर नंबर 90, किस टाइप के गुड्स है उसके लिस्ट दी है। सर क्या ये चैप्टर नंबर लर्न करना पड़ेगा क्या? रीड कर लेना बेटा,
ओके पर आज तक जब भी आईपीसी लेवल पे क्वेश्चन पूछा तो चैप्टर नंबर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए, फाइनल में किए है। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वर्ड दे दिया जाएगा मशीनरी परचेज। जनरली ये चैप्टर में मशीनरी और टूल्स आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स या टूल्स, समझ में आया? तो आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो सीधा कह दिया जाएगा मशीन परचेज, यानी समझ लेना ये चैप्टर की होगी। इक्विपमेंट परचेज, इक्विपमेंट, मशीन, टूल्स, समझ जाना ये चैप्टर में। इसलिए रीड कर लो, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी इंस्टीट्यूट भी समझ गए बेटा कि सेनमैट आईपीसी में मुश्किल जाता है, इसलिए उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया नए सिलेबस में, जो नवंबर 17 से नहीं रहेगा, मई नहीं, नवंबर 17 से प्रोबेबली सेनमैट नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ है आईपीसी में। पर जो भी है अभी तो है आपको, और पढ़ना भी है। नाउ तो चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90, अच्छा 6805, 6804, पूरा चैप्टर 68 नहीं, फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट चैप्टर नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग नंबर, नेक्स्ट 2 सब हेडिंग, और लास्ट 2 आइटम कोड या आर्टिकल कोड। अरे याद आया क्या? 8 डिजिट सिस्टम पढ़ा था हमने। तो बेटा पूरा चैप्टर 68 नहीं, 68 का 05 और 04, ये 2 हेडिंग में जो गुड्स आते हैं वो कैपिटल गुड्स माने जाएंगे। दिया है मैंने वहां पे, ग्राइंडिंग व्हील वगैरह या नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव पाउडर। तो ये है कैपिटल गुड्स का पहला क्लॉज। उसके बाद में जो अभी इंसर्ट हुआ 2016 अमेंडमेंट, आ सकता है 2 मार्क के लिए। अगर आपको पूरी लिस्ट याद भी नहीं रही तो भी ये लास्ट वाला याद कर लेना, जो कैपिटल गुड्स में अभी ऐड किया है वो है बेटा वैगन्स ऑफ सब हेडिंग 860692, मतलब किसके? रेलवे के या ट्रामवे के वैगन्स। वैगन मतलब बोगी, ठीक है? तो वो जो वैगन खरीदेंगे रेलवे कंपनी, अरे है ना, तो वो वैगन को क्या माना जाएगा? कैपिटल गुड्स। और रेलवे कंपनी को, रेलवे एसी क्लास और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल होगा तो पूरा टैक्सेबल है। पैसेंजर एसी और फर्स्ट क्लास ही टैक्सेबल है, पर गुड्स पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो वो अगर वैगन खरीदेंगे तो कैपिटल गुड्स के क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो ये वैगन्स, चलिए तो ये जो एक बार फिर से ये बताओ, चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90, 6805, 6804 या वैगन्स, ये कहां लिखे गए? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में, सेटा में। तो सेटा के ये चैप्टर में आने वाले सभी गुड्स। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कौन सा? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी आपके फैक्ट्री में आपने चिमनी लगाई, चिमनी मतलब पोल्यूशन कंट्रोल। तो आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदता है और उसके ऊपर क्या लग के आएगा? एक्साइज, तो उसका क्रेडिट एज अ कैपिटल गुड्स ले सकता है 50-50, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। बेटा क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पर देखिए, 1 और 2 ये तो क्लॉज 1 में आने वाली सभी मशीनरीज, या क्लॉज 2 में क्या आता है बेटा? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। इसके अगर आपने कंपोनेंट खरीदे, इसके आपने कोई कंपोनेंट खरीदा, कंपोनेंट या स्पेयर खरीदा, कभी कभी मशीन खरीदते और मशीन के साथ एक्स्ट्रा स्पेयर खरीदते हैं, अरे है ना, या कोई एसेसरीज खरीदी तो मशीन की एसेसरीज खरीदी, तो वो जो आपने मशीन का कंपोनेंट खरीदा, मशीन का स्पेयर खरीदा या मशीन की एसेसरीज खरीदी, तो उसका भी क्रेडिट कैसे मिलेगा? एज अ कैपिटल गुड्स। बेटा सेनमैट मैं कह देता हूं, लॉजिक से ज्यादा यहां पे प्रोसीजर है कि भाई ये कैपिटल गुड्स है और इसे पढ़ना ही पड़ता है। भाई इसका ये कैपिटल गुड्स कहे जाएंगे और इसका क्रेडिट हम 50-50 देंगे, ठीक है? सिर्फ आप ध्यान दो। ओके, यहां पे नेक्स्ट, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स। मोल्ड मतलब स्ट्रक्चर, साचा, जैसे यहां डायग्राम दिया है, मोल्ड होता है जिसमें आप ओके गुड्स डालते हो और वो शेप देता है, मोल्ड। या डाइज, सर डाइज क्या होते हैं? डाई होते हैं जैसे 2 टाइप के, देखो, एक तो मोल्ड जो प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर देगा, या डाई मतलब ओके बहुत सी बार एक डाई पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो एम्फसाइज करते हैं या एम्बॉस करते हैं, अरे है ना,
तो वो जो एम्बॉस करते हैं, जैसा बहुत सी बार की मेकर को देखा होगा, की मेकर के नंबर के डाई होते हैं और वो जोरदार मारता है, नंबर प्रिंट हो जाता है, समझ। तो ऐसे जैसे बहुत सी बार कार पे लोगो एम्बॉस करना है तो डाई होता है, और डाई आके पंच हो जाता है तो वो लोगो बन जाता है। वो जो डाई खरीदा उसे भी क्या, कैपिटल गुड्स। समझ में आया? तो उसके बाद में जिग्स एंड फिक्सचर। जिग्स और फिक्सचर क्या होते हैं, दिया है मैंने फोटो, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, फिक्सचर या जिग्स, जिसमें आप गुड्स डालते हो और गुड्स को मोल्ड करते हो। जैसा ये समझ लो, ये फिक्सचर है जिसमें आप बाहर डालोगे और बाहर डालने के बाद बाहर को मोल्ड करोगे। अरे समझ में आ रहा है? तो वो भी स्ट्रक्चर देने के लिए काम आते हैं। ये सब स्ट्रक्चर देने के लिए, कोई शेप देता है तो कोई डाई करके स्ट्रक्चर देता है, अरे है ना, तो कोई ऐसे जिग्स या फिक्सचर्स जिसमें प्रोडक्ट को डालना पड़ता है और फिर ओके स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। ये समझ में आया? तो मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स। अगर कोई मैन्युफैक्चर खरीदेगा तो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट इधर आ जाओ थोड़ा, 2 मिनट बेटा। रीफैक्ट्रीज एंड रीफैक्ट्रीज मटेरियल। सर ये क्या होता है बताता हूं, लिखना होगा तो वहां लिख देना। सच मटेरियल विच एब्जॉर्ब द टेम्परेचर। रीफैक्ट्रीज मटेरियल ऊपर मार्जिन में लिख दो अगर जगह होगी तो। रीफैक्ट्रीज मटेरियल मतलब सच मटेरियल विच एब्जॉर्ब द टेम्परेचर और नॉट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। रिफैक्ट्रीज का मटेरियल का मीनिंग लिखो, such material which absorb the temperature or not destroyed at high temperature, not destroyed at high temperature। एक तो वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आपने ओके गैस स्टोव में बर्नर देखा होगा, बर्नर रिफैक्ट्री है, एग्जाम्पल लिख दो, बर्नर ऑफ गैस स्टोव। सर क्यों रिफैक्ट्रीज? ये बताओ वो जल जाता है या अपने आप को मेंटेन करता है? मेंटेन करता है हाई टेम्परेचर में, रिफैक्ट्री है। बहुत सी बार आपने हॉट वाटर बॉटल देखी होगी, हॉट वाटर बॉटल का ओके आप जो क्लोजर है वो ओपन करो, ओके रबर दिखेगा आपको, अरे है ना ब्लैक कलर का, वो रिफैक्ट्रीज है विच एब्जॉर्ब द टेम्परेचर, है ना। वो बहुत सी बार बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर के क्लोजर होते हैं, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, रिफैक्ट्रीज। आइदर वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा या हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके अगर कोई रिफैक्ट्रीज खरीदता है बेटा तो वो सुनिए, कोई रिफैक्ट्रीज खरीदता है तो वो रिफैक्ट्रीज भी कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी रिफैक्ट्री या बहुत से मोल्ड की लाइफ 2 महीना ही होती है, 1 महीना ही होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइफ। समझ में आया? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइफ। हमने कह दिया कैपिटल गुड्स है ना कैपिटल, इसलिए आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट मत लगाना सैनवैट में। इज इट क्लियर? तो उसे रिफैक्ट्री में, वो जो रिफैक्ट्री मटेरियल है, उसके बाद में प्लीज बेटा बस एक लाइन हो गया, एक लाइन। ट्यूब, पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑफ। आप अपने फैक्ट्री में जो भी पाइप्स खरीदोगे, ट्यूब खरीदोगे या उसकी फिटिंग्स खरीदोगे, फिटिंग्स मतलब कपलिंग वगैरह, अरे है ना, अगर आपने उसकी फिटिंग्स खरीदी तो फिटिंग्स भी कैपिटल गुड्स मानी जाएगी, और आपने पाइप्स खरीदे वो भी क्या माना जाएगा, कैपिटल गुड्स। और लास्ट में स्टोरेज टैंक। ओके तो स्टोरेज टैंक अगर आपने खरीदा तो उसे भी कैपिटल गुड्स माना जाएगा। तो चलो एक बार मेरे साथ वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक, ओके मेरे साथ सब पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स में क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स में क्या क्या, चैप्टर नंबर 82, 84, 85, 90, 6804, 6805 एंड वैगन्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। मेरे साथ एक बार फिर से बेटा, लास्ट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तीसरा कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ अबव 1 and 2, मशीन के स्पेयर्स वगैरह। नेक्स्ट क्या, ओके मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स। नेक्स्ट क्या, रिफैक्ट्रीज एंड रिफैक्ट्रीज मटेरियल। नेक्स्ट ट्यूब, पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑफ स्टोरेज टैंक। आगे का मोटर व्हीकल कल पढ़ेंगे। तो यहां रुकते हैं। टुमारो बेटा क्लास अब 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी तो ही हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो टुमारो शार्प एट 2 o'clock।